हाय एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। क्योंकि देखो अब ये जो मॉड्यूल है वो पंजाब के बच्चों के लिए थोड़ा हमें पंजाबी में भी लैंग्वेज को भी हमें प्रोत्साहन देना है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा जो पहले वाला जो आपको लिंक मिला था बच्चे, उस पर थोड़ा क्लास नहीं हो पाया, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिजाइन ऑफ स्ट्रीट स्ट्रक्चर की बात करेंगे और मैं बता देता हूँ ये आज से हम अपना मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं और हमारी ये जो क्लासेस हैं ये कॉन्टिन्यूसली चलेंगी। वीकेंड पे हमारा स्टील स्ट्रक्चर रहेगा और वीकडेज पे हमारा सॉइल और सोम रहेगा, राइट। तो 2 क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग टू यू इन द वीकडेज। तो एक आधा मिनट और वेट कर लेते हैं। चलिए बच्चे, तो बात करेंगे हम स्टील स्ट्रक्चर्स की। तो अभी आपको एक फिगर भी दिख रहा है, जो एक स्टील ट्रस ब्रिज का आपको एक फिगर दिख रहा है, ओपन वेब गर्डर है OWG, जिसमें बच्चे आपको कनेक्शंस यू कैन सी। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे फास्टनर्स की। आप देख सकते हो इस प्लेट को हम बोलते हैं गसेट प्लेट। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ बच्चों का भी कि और बच्चे भी ज्वाइन करें। ये प्लेट गसेट प्लेट है और इसके साथ ये मेंबर कनेक्टेड है, राइट। तो ये गसेट प्लेट के ऊपर जो हमने बहुत सारे मेंबर को आपस में जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ रिवेट, बोल्ट, ये वेल्डिंग भी हो सकती है। तो बच्चे हमें ये फास्टनर स्टडी करने हैं, और जिन मेंबर्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं मुझे ये मेंबर भी स्टडी कर रहे हैं, राइट। दिस मेंबर माइट बी योर टेंशन मेंबर, दिस मेंबर माइट बी योर कंप्रेशन मेंबर। तो ये मेंबर आपका बच्चे यहाँ पे बीम भी हो सकता है। तो हमें ये चीजों को स्टडी करना है, फाइन। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे डाटा बताऊंगा। मतलब देखो डायरेक्टली एमसीक्यू में तो मैं आपको लैंड नहीं करवा सकता हूँ, बट पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक्स ये आपको गो थ्रू करवाना चाहता हूँ। सो दिस आई मेड ओनली फॉर द पीपीएससी स्टूडेंट्स। सो ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ सभी बच्चों को। स्वागत है योरपीडिया और इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे यहाँ पे मैं कुछ चीजें मार्क करना चाहता हूँ। ये मेरा यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे मार्क करना चाहता हूँ। और देखो डेप्थ में तो आप जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ। रिफ्टेड कनेक्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, रिफ्टेड कनेक्शन है। रिफ्टेड कनेक्शन के बाद आपका वेल्डेड कनेक्शन है। बोल्टेड कनेक्शन बच्चे हम ये रिवेट की हेल्प से इसको कवर कर लेंगे। और कुछ चीजें जो है जो बोल्टेड कनेक्शन में अलग है, डिफरेंट है, जैसे डिजाइन अलग है, तो हम देखेंगे कैसे उसको हमें गो थ्रू करना है, राइट। वेल्डेड कनेक्शन के बाद वी विल गो विद द टेंशन मेंबर। ये बच्चे हमारे चैप्टर्स रहेंगे स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। टेंशन मेंबर के बाद वी विल गो विद द कंप्रेशन मेंबर में जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज द लेसिंग। और जो बच्चे अभी हमें ज्वाइन किए, एक बार फिर से बता देता हूं, आज से हमारा पीपीएससी का ये जो बैच है ये अनाउंस्ड है, ओके। आज से हमारी क्लासेस ये डेडिकेटेड स्टार्ट हो चुकी हैं। वीकेंड में हमारा बच्चे स्टील स्ट्रक्चर चलेगा और वीकडेज में हमारे 2 सब्जेक्ट चलेंगे। एक आपका सॉइल चलेगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो रात को 9 से 11 होगा, और मॉर्निंग में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चलेगा, सो राइट। और वीकेंड में आपका स्टील चलेगा। और कंप्लीट जो आपको शेड्यूल होगा बच्चे आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो अभी करंटली ऑफलाइन में है, या मान लो जो किसी दूसरे ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर है, या जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बच्चे, दे कैन ज्वाइन विद अस, राइट। और जो ओल्ड स्टूडेंट है तो उनको हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और जो कुछ अभी हमारे पास करंटली है जिन्होंने स्टडी छोड़ा हुआ है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एंट्री देंगे, ठीक है। हमारा पर्पस है यहाँ पे पंजाब के बच्चों का पेपर क्लियर करवाना, राइट। चलिए, और तो करना आपको ये, हमें आपको यहाँ पे पाथ बताना है, रास्ता बताना है बच्चे। तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे बच्चे वो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का, दैट इज द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे वो टॉपिक मार्क कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टील स्ट्रक्चर में। और लास्ट है मेरा प्लास्टिक एनालिसिस, ये ध्यान रखना, प्लास्टिक एनालिसिस। इसका ये मतलब नहीं बच्चे जैसे आपका गैंट्री गर्डर है, प्लेट गर्डर है, हम उनको गो थ्रू नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं हम वैसे उनको गो थ्रू करेंगे। और हर चैप्टर का स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको उसका बेसिक जरूर बताऊंगा, और मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि इट विल टेक टाइम। अगर हम लिखने लगेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये मेरा एक तरह से चैप्टर है जो मुझे गो थ्रू करना है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। हमारे जो सेंटर है बच्चे वो चंडीगढ़ 34 सेक्टर के अंदर लोकेटेड है। तो जो बच्चे ऑफलाइन जोड़ना चाहते हैं फाउंडेशन बैच के अंदर, जो ज्वाइन करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच, क्योंकि एग्जाम तो और भी निकलेंगे, और जिनको लगता है कि लगभग मेरे लिए 3 महीने सफिशिएंट नहीं होंगे, सिर्फ दे कैन ज्वाइन विद अस इन द फाउंडेशन बैच आल्सो। हमारा फाउंडेशन बैच भी चला हुआ है,
ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे पहले से कुछ प्रेपरेशन करके रखे हैं, जिनके सब्जेक्ट मान लो जैसे स्ट्रीट स्ट्रक्चर पहले से कवर्ड है, जो बिल्कुल नए होंगे बच्चे, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस क्लास के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे तो इम्पॉसिबल है बच्चे, क्योंकि एटलीस्ट एमसीक्यू में उतरने से पहले एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वंस, एटलीस्ट वंस। अगर इससे ज्यादा बार होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा बच्चे कि आपके सारे के सारे यहाँ पे जो सवाल के अंदर डाउट्स क्रिएट होते हैं या जो होंगे उनको मैं यहाँ पे दूर कर पाऊँ। तो बच्चे मेरा जो पहला चैप्टर है वो है रिवेटेड कनेक्शन। ये जो मेरा पहला चैप्टर है बच्चे वो है रिवेटेड कनेक्शन का। ओके, सो आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द रिवेटेड कनेक्शन। तो ये कुछ मैं डाटा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आपको एज इट इज ये जो बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड है उनको एज इट इज ये पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा, नो नीड टू राइट डाउन दिस वन। ओके, द थिंग इज दैट यू हैव टू लिसन केयरफुली। तो बच्चे अगर मैं रिविट की बात करूं, कुछ चीजें मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मैं रिविट की बात करूं, तो रिविट कौन से स्टील से बनती है? तो आंसर है ये लो कार्बन स्टील से बनी होती है। रिविट कौन से स्टील से बनती है? तो आंसर है ये लो कार्बन स्टील से बनी होती है। अच्छा, अब लो कार्बन स्टील का क्या मतलब है? तो बच्चे लो कार्बन स्टील का ये मतलब है जब कार्बन की प्रेजेंस स्टील के अंदर 0.1 से लेके 0.25% और ये बाई वेट होती है। मतलब जो भी आपके पास स्टील कोई बार गिवन है या कोई स्टील का रॉड गिवन है, उसका बच्चे जितना भी मास या वेट होगा उसका 0.1 से लेके 0.25% के बीच में आपको जितना भी वैल्यू मिलेगा ग्राम के अंदर, तो उतना अगर कार्बन प्रेजेंट है बच्चे तो वो लो कार्बन स्टील है। जैसे माइल्ड स्टील हमारा लो कार्बन स्टील में फॉल करता है। अच्छा, अगर ये कार्बन की परसेंटेज बच्चे 0.25 से लेके 0.6% के बीच में तो मीडियम कार्बन है, और यही परसेंटेज 0.6 से लेके 1.1% के बीच में तो ये आपका हाई कार्बन स्टील है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्ट्रक्चरल स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? तो स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर बच्चे कार्बन की परसेंटेज होती है 0.23%। ओके, और मैं आपको बता देता हूँ स्टील कोई यहाँ पे आयरन नहीं है, स्टील इज एन एलॉय। स्टील एक एलॉय है, एलॉय को हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो इस स्टील के अंदर आपको मोर देन 98% आयरन मिलेगा। ओके, स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है जो 0.1% से लेके 1.1% तक जाता है, और सबसे ज्यादा जो आपको कार्बन मिलता है आयरन के अंदर वो पिग आयरन होता है बेसिकली, राइट। और सबसे कम आपको रॉट आयरन के अंदर मिलता है कार्बन का परसेंटेज। तो स्ट्रक्चरल स्टील में इतना परसेंटेज दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोड की बात करूं बच्चे कि मुझे कौन सा कोड यहाँ पे गो थ्रू करना है स्टील स्ट्रक्चर के लिए, तो स्टील स्ट्रक्चर का बच्चे जो कोड है आपका वो है IS 800 2007 और 1984। ये बच्चे सेम ही है, यहाँ पे ये ईयर ऑफ रिवीजन है। तो ये जो कोड है इसमें आपको लिमिट स्टेट मेथड के सारे क्लॉज मिलेंगे, LSM से डिजाइनिंग है, और ये 1984 में यहाँ पे WSM के अकॉर्डिंग आप डिजाइनिंग करोगे। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर WSM हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको तो हम यूज नहीं करते, तो सिंपल आंसर है कि हमारा रिवेटेड कनेक्शन WSM के अंदर ही है, राइट। तो बच्चे यहाँ पे मेरा जो पहला क्राइटेरिया है वो है यहाँ पे ग्रॉस डाई ऑफ रिवेट या डाई ऑफ होल। तो बच्चे अगर नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, जो रिवेट हमें गिवन है बच्चे, ये रिवेट है, दिस इज द रिवेट दैट वी हैव। ओके, तो इसे मैं रिवेट का हेड बोलता हूं, ये रिवेट का शैंक होता है, और जनरली आपको शैंक डायमीटर गिवन होगा और यहाँ पे ये टेल बना होगा। तो जब हम यहाँ पे दूसरे एंड पे बच्चे हेड बनाते हैं तो हम कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाएंगे, या मेरे पास यहाँ पे एक डाई होती है, राइट। तो जिससे क्या होता है, रिवेट की लेंथ घटेगी, और जो भी आपने रिवेट होल यहाँ पे फॉर्म किया होगा, भाई रिवेटिंग करने के लिए आपको प्लेट में होल करना पड़ेगा, और सिंपल सी बात है बच्चे कि जो भी रिवेट का डायमीटर होगा उससे ज्यादा ही आपको होल करना पड़ेगा, तो ये रिवेट उस पूरे के पूरे होल एरिया को ऑक्युपाई कर लेगी। तो टॉलरेंस क्या है बच्चे, अगर नॉमिनल डायमीटर 25 mm से कम या इसके बराबर है तो होल डायमीटर निकालने के लिए आपने उसमें 1.5 mm ऐड करना है। अगर ये डायमीटर नॉमिनल डायमीटर 25 mm से ज्यादा होगा तो होल डायमीटर निकालने के लिए आपने उसमें 2 mm ऐड करना है, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस वन, यू विल डेफिनेटली फाइंड क्वेश्चन ऑन दिस वन। और इवन अगर न्यूमेरिकल आएगा ना, आप इस क्लॉज के बगैर बच्चे अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट। हम क्वेश्चन के ऊपर भी चलेंगे। अब बच्चे ध्यान देना, और नोट को थोड़ा ध्यान से देख लो। नोट के अंदर अगर ये चीजें विजिबल है, नहीं विजिबल, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, आई कैन जस्ट जूम इट। बच्चे देखो, नोट के अंदर बोल रहा है कि फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, जब भी हम स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, मतलब रिवेटेड ज्वाइंट की स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे, या एक सिंगल रिवेट सेफली कितने लोड को बियर कर सकती है या कितने लोड को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम बच्चे रिवेट वैल्यू बोलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट दैट आई विल टेल यू। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर लेके चला, और इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है, दिस इज द डायमीटर ऑफ रिवेट आफ्टर रिवेटिंग प्रोसेस। तो बच्चे ये डायमीटर ऑफ रिवेट होल ही होता है, ओके, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट कि जो आपका रिवेट होगा वो होल एरिया को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लेगा, रिमेंबर दिस वन। अच्छा, अब ये एसएससी जेई का भी सवाल था बच्चे। अगर मुझे देखो, अगर मुझे नॉमिनल डायमीटर पता नहीं है, क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन नहीं है, और क्वेश्चन किया जा रहा है कि बताओ यहाँ पे डायमीटर ऑफ रिवेट होल कितना होगा, दैट इज ग्रॉस डायमीटर,
तो कैसे निकालोगे? तो आंसर है बच्चे यहाँ पे अनविन फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं अनविन फॉर्मूला। तो ये जो दो मेंबर को हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, इन मेंबर की थिकनेस कितनी है इसके बिहाफ के ऊपर आप ये नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट निकालोगे। और किन्हीं किन्हीं बुक्स में ये 6.04 भी लिखा हुआ है, 6.04 स्क्वायर रूट ऑफ टी जो mm में है। और इस फॉर्मूले में बच्चे ये जो टी है, ये दो प्लेट्स जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो, मान लो अगर ये एक प्लेट 12 mm की है और ये प्लेट मान लो यहाँ पे 16 mm की है, तो जिस प्लेट की थिकनेस कम होगी वो आपने टी यहाँ पे पुट करना है, राइट। तो टी क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 mm आ जाएगा। इज इट ओके? तो यही लिखा है यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर कि ये जो आपका डी लिखा है mm है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट इन mm, मतलब ये नॉमिनल डायमीटर है। और यहाँ पे जो टी mm है ये थिकनेस ऑफ द प्लेट है जो mm में, और ये थिनर प्लेट की थिकनेस है अगर अनइक्वल थिकनेस की प्लेट हमारे पास है, राइट। अच्छा, किस तरह के बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, किस तरह के मेरे पास यहाँ पे ज्वाइंट्स होंगे। तो मैं बात करूंगा रिवेटेड ज्वाइंट की, आई एम नॉट गोइंग विद द बोल्टेड ज्वाइंट। ओके, तो इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कट करता हूँ क्योंकि अभी हम रिवेटेड कनेक्शन की ही बात करेंगे बच्चे। तो ये जो आपको फिलहाल दिख रहा है ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लैप ज्वाइंट। इसे हम क्या बोलते हैं? लैप ज्वाइंट। लैप बोलने मतलब देयर सम ओवरलैप बिटवीन द मेंबर्स। ओके, और ये जो प्लेट है बच्चे जिसमें मैंने फोर्स लगाया एफ मैग्नीट्यूड का, दूसरी प्लेट के ऊपर फोर्स लगाया एफ मैग्नीट्यूड का, और ये जो मैंने रेड से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर बच्चे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बच्चे सेम नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन? तुम खुद सोचो, इंजीनियर हो। अब एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इनके बीच में बच्चे ये डिस्टेंस कहलाता है यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, लैप ज्वाइंट के अंदर एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं। लैप ज्वाइंट के अंदर एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे। क्यों आएंगे बच्चे? एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और ये है मेरा ई। अब तुम क्वेश्चन करोगे कि सर ई क्या होगा? तो बच्चे जो भी इस प्लेट की थिकनेस गिवन, अगर मान लो ये T1 है तो ये इसका आधा हो गया, ये वाला पॉइंट T1/2 हो गया। अगर ये प्लेट की थिकनेस T2 है बच्चे तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये T2/2 हो गया। तो ये जो ई है बच्चे वो T1 + T2/2 है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो रिविट्स लगाई हैं बच्चे। फाइन, यहाँ पे तो सिंगल रिविट था, यहाँ पे दो रिविट्स लगे हैं। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मेरा कनेक्शन है वो लैब कनेक्शन है, और जो मेरा लैब कनेक्शन है बच्चे ये इसका एफिशिएंसी हाई नहीं होता, ये लो एफिशिएंसी वाला ज्वाइंट है, एडिशनल बैंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं। अब ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है, और फोर्स के डायरेक्शन में, ध्यान सुनना बच्चे, वर्ड टू वर्ड क्या बोल रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रिवेट होल या बोल्ट होल, राइट। अगर बच्चे इसी को मैं थोड़ा सा इसका अगर मैं प्लान आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इसी फिगर का अगर मैं आपको प्लान ड्रॉ करके दिखाऊं, कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट मी ट्राई। ये नीचे वाला प्लेट है, कहाँ पे एंड हो रहा है आपको नहीं दिखेगा, सो यू विल जस्ट गेट हियर अ डॉटेड लाइन। और ये ऊपर वाला प्लेट जहां पे एंड कर रहा है, और ये मेरे पास यहाँ पे रिविट्स गिवन है, राइट, रिविट होल है, और ये प्लेट के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, ये प्लेट के ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। तो बच्चे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान सुनना कि किन्हीं दो रिविट के बीच में, और ये रिविट्स होनी चाहिए साथ साथ वाली, तो दिस पिच इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रिविट होल या बोल्ट होल। तो ये साथ साथ वाले, अब तुम बोलोगे सर दो ही हैं, और मान लो एक और होता है यहाँ पे सेंटर में, एक और अगर मैं मार्क कर दूं, फॉर एग्जांपल एक रिविट में यहाँ पे और लगा दूं, सिर्फ समझने के लिए बच्चे। तो जो मेरा पिच है, अब ये किन्हीं दो और साथ साथ वाली, तो दिस इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रिविट होल। जो रिविट होल है बच्चे उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस और साथ साथ वाले। ऐसा नहीं करना है कि आपने यहां से यहां तक का मार्क कर दिया कि ये पीछे, दिस इज रॉन्ग। और गौर करना, ये जो डिस्टेंस आ रहा है क्या ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही है, चाहे कोई सा भी तुम उठा लो, ये वाला डिस्टेंस भी, तो इसे हम बोलते हैं पिच। और ये बच्चे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रिविट होल बट इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द फोर्स। ये जो ब्लैक वाला मेरा लाइन है, चेक करना क्या ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है, इसे हम बोलते हैं गेज। क्योंकि जब तक आपको ये गेज और पिच के बारे में पता नहीं होगा आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, राइट। तो ये ध्यान रखना, पिच और गेज इनकी मिनिमम वैल्यू देखते हैं बच्चे कितनी होती है, दैट वी विल सी, डोंट वरी, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा जो मेरे पास ज्वाइंट है वो है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या होता है बच्चे, जब मैं मेंबर को प्लेस कर रहा हूँ आमने सामने, ये देखो यहाँ पे, इस मेंबर को देखो ध्यान से, ये वाला मेंबर, राइट, इस मेंबर को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे बॉटम वाली जो प्लेट है ये मेन प्लेट है, इधर लिखा हुआ मेन प्लेट, बॉटम वाली जो प्लेट है वो मेन प्लेट है। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये चेक करो,
ये जो बॉटम वाली प्लेट है बच्चे, ये मेन प्लेट है, समझ रहे बात को। और ऊपर जो प्लेट लगाई गई है ना, ये कवर प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? ऊपर कवर प्लेट, और नीचे कौन सी प्लेट है? मेन प्लेट। और यहाँ पे मेरा ये रिविट लगा हुआ है। इज इट ओके? समझ रहे बात को। तो ये कहलाता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। इसमें जो कवर प्लेट है वो एक ही तरफ है। और लेकिन इसमें बच्चे क्या होता है, ये मेन, हमेशा ध्यान रखना कि फोर्स मेन प्लेट के ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम है, इसलिए एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। सो दिस बट ज्वाइंट इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू लैप ज्वाइंट। लेकिन क्या है बच्चे, ये मोस्ट एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कवर प्लेट दिया गया बच्चे वो ऊपर वाली साइड ही है, बॉटम की साइड में कोई कवर प्लेट नहीं है। सो दिस कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल। लेकिन इस पे आओ जरा, ये भी आपके बच्चे बट ज्वाइंट ही है। जस्ट हैव अ ऑन दिस वन, दिस इज आल्सो बट ज्वाइंट। अब इस ज्वाइंट को ध्यान से देखो, अगर मैं ये प्लेट को कवर प्लेट बोल रहा हूँ और इधर मेंशन है ये प्लेट कवर प्लेट है, नीचे वाला प्लेट भी कवर प्लेट है, और जो बच्चे हमेशा फोर्स लगेगा ना वो मेन प्लेट के ऊपर लगेगा। कभी भी लोड आपका कवर प्लेट के ऊपर नहीं लगने वाला। यहाँ पे भी जो फोर्स लग रहा है वो इस मेन प्लेट के ऊपर लग रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि ये जो मेरा क्लास चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी के लिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से हो बच्चे, चाहे आप हिमाचल से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे आप यूपी से हो, ठीक है, चाहे आप पंजाब से हो, आप किसी भी भारत के कोने से अगर बिलोंग करते हो, और यही हमारा सिलेबस होता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और यही चीजें पेपर के अंदर भी पूछी जाती हैं बच्चे, तो आप इजिली गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी का, ये हमारा डेडिकेटेड बैच है पीपीएससी का। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम पीपीएससी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीजें फ्रेम करेंगे, और सिलेबस बहुत ज्यादा गिवन है, वो सिलेबस गिवन है, राइट। तो चलिए, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, अब एक चीज देखना, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है जो मेन प्लेट के ऊपर लग रहा है वो एक ही है क्या? तो इसमें एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। और जो कवर प्लेट आपने पहले ऊपर की तरफ दिया था, अब इस ज्वाइंट में हमने बच्चे कवर प्लेट नीचे भी प्रोवाइड किया है, जिससे ये सेक्शन, ये कनेक्शन सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये जो डबल कवर बट ज्वाइंट है, दिस इज मोस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट। सबसे ज्यादा जो आपको एफिशिएंसी मिलेगा रिवेटेड ज्वाइंट में वो डबल कवर बट ज्वाइंट का मिलेगा। इज इट ओके? अब चलिए, अब मैं कुछ चीजें आपको और क्लियर करता हूं। देखो दोस्तों के साथ जो बच्चे पंजाब वाले, मैं खासकर पंजाब वाले बच्चों को ये बोलता हूं कि आप सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, राइट। अब देखो बट ज्वाइंट के बारे में आपको चीजें बता चुका हूं, फाइन। अब ये देखो यहाँ पे, अब कुछ चीजें यहाँ पे इस फिगर में मेंशन करी गई है, मैं आपको दिखा देता हूं, गौर करना जरा। पहली चीज तो ये, अगर मैं आपसे पूछूं, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन में है, चाहे वो ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर है, या जो फाउंडेशन बैच के अंदर है, तो मुझे फटाक से कमेंट करके बता दो ये कौन सा ज्वाइंट है। ये लैप ज्वाइंट है, ये आपका बट ज्वाइंट है, और बट ज्वाइंट में भी सिंगल कवर बट ज्वाइंट है कि डबल कवर बट ज्वाइंट है। चलो बढ़िया। तो बच्चे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो ये मेरे पास यहाँ पे रिविट आपको दिख रहा है, रिविट होल, राइट। ये प्लान हमने शो किया है। तो बच्चे ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रिविट होल या बोल्ट होल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया लाइन ऑफ एक्शन। तो इसी के पैरेलल ये लाइन आ रही है, तो बच्चे हम इसको पिच बोलते हैं, दिस वी आर सेइंग पिच। और मिनिमम पिच कितना होता है? कम से कम आपको इतना तो ये डिस्टेंस रखना ही है कम से कम। सो दिस इज द 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिविट। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट। नॉमिनल डायमीटर का क्या मतलब है बच्चे, कि अगर ये रिविट है तो इस रिविट का ये जो शैंक डायमीटर है ना, ये जो रिविट का शैंक डायमीटर है, मैं यहाँ पे हेड नहीं बना रहा हूँ, ये जो रिविट का शैंक डायमीटर है ये ही कहलाता है यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर, राइट। डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है। देखो ये डबल कवर भी हो सकता है, सिंगल कवर भी हो सकता है, प्लान देख के पता नहीं चलेगा, समझ मेरे बात को। तो ये पिच हो गया बच्चे, और ये डिस्टेंस देखो जरा, अब ये भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही है, ये वाला डिस्टेंस भी बच्चे सेंटर टू सेंटर है, ये वाला डिस्टेंस भी सेंटर टू सेंटर है, ये वाला डिस्टेंस भी सेंटर टू सेंटर है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रिविट होल या बोल्ट होल इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द फोर्स, जब वो फोर्स के परपेंडिकुलर है तो इसे हम बोलते हैं बच्चे गेज डिस्टेंस या गेज, जिसको हम स्मॉल जी से मेंशन करेंगे। पिच को हम स्मॉल पी से और गेज डिस्टेंस को हम स्मॉल जी से। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, ये चेक करो, अब अगर मैं अपना जो होल करता हूँ वो बिल्कुल प्लेट के किनारे पे कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, जब लोड पड़ेगा तो यहीं से मेरा प्लेट फेल होने के चांसेस हाई है, होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो बच्चे आईएस कोड बोलता है कि जब भी आप प्लेट में होल करोगे तो प्लेट के छोर से प्लेट के किनारे से आपने कम से कम इतना डिस्टेंस छोड़ के होल करना है, और वो सेंटर का डिस्टेंस है। तो बच्चे ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द दिस सेंटर ऑफ रिविट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। और बच्चे ये भी आपका
वही बना, चेक करना जरा। ये सेंटर ऑफ रिविट होल से लेके नियरेस्ट यहाँ पे आपका प्लेट का एज है, तो बच्चे ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं एज डिस्टेंस, ये मार्क भी किया है यहाँ पे, और ये वाला डिस्टेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एंड डिस्टेंस, ये मार्क भी किया हुआ है। एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस ये पता होना चाहिए आपको पहले, राइट, कि एज डिस्टेंस क्या है और एंड डिस्टेंस क्या है, राइट। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये एंड डिस्टेंस कितना है, एज डिस्टेंस कितना है बच्चे, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। तो बच्चे अगर ये प्लेट जो कट किया गया है, अगर ये मशीन की हेल्प से होगा, जिसे हम बोलते हैं मशीन फ्लेम कट। मशीन फ्लेम कट में क्या होता है बच्चे, आपका जो मशीन होगा ना, सॉरी जो प्लेट होगा उसमें जो कट लगा होगा वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा, और स्मूथ होने से फायदा क्या होगा कि जब आप यहाँ पे रिविट होल फ्रेम करोगे तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी इन डिस्टेंस मिलेगा। और इसके कॉन्ट्रेरी अगर ये प्लेट में जो कट किया गया है वो हैंड के थ्रू होगा, जिसमें आपको इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस देखने को मिलेगा। तो मान लो जैसे यहाँ पे मेरा ये रिविट होल है, जिससे आपको ये डिस्टेंस कम पड़ रहा होगा बेसिकली। तो जब भी यहाँ पे जो कट किया जा रहा है प्लेट के अंदर, अगर वो हाथ से होगा, काइंड ऑफ इस हैंड फ्लेम कट, दो चीजें आएंगे बच्चे, हैंड फ्लेम कट और एक है मशीन फ्लेम कट। ध्यान से सुनना, अगर बच्चे हम हैंड फ्लेम कट की बात कर रहे हैं तो ये जो मिनिमम एंड डिस्टेंस होता है, एंड बोल दो या एज बोल दो, दोनों का सिंबल सेम है और वैल्यू भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप IS 800 ओपन करके देख सकते हो भाई, यू कैन ओपन द IS 800, आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं सारा कोड आपको यहाँ पे बता दूंगा, ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू कैन क्रॉस चेक द थिंग्स, राइट। तो जागरूक बनना है, राइट। तो ई मिनिमम कितना होता है, तो बच्चे ये ई मिनिमम की जो वैल्यू है नियरली इक्वल टू हैंड फ्लेम कट में 1.7 टाइम्स ऑफ द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिविट। जो भी रिविट का ग्रॉस डायमीटर है उसका 1.7 टाइम कर लो। अगर यही मशीन फ्लेम कट होगा बच्चे, तो ये जो मिनिमम एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस है, इसकी जो वैल्यू है, दिस इज नियरली इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिविट। गलती मत करना, ग्रॉस डायमीटर है। और जब आप मिनिमम पिच निकाल रहे थे वहां पे नॉमिनल डायमीटर है, ESC में एक सवाल आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, राइट। अच्छा बढ़ते हैं आगे। अब देखो हम बच्चे स्ट्रेंथ अगर अपने कनेक्शन की निकालते हैं, अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे मार्क किया गया है कि मुझे फेलियर बताना है रिफ्टेड कनेक्शन का। रिफ्टेड कनेक्शन के फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ। तुम बच्चे इस फिगर को देखो। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, रिफ्टेड कनेक्शन का फेलियर कब होगा। तो रिफ्टेड कनेक्शन का फेलियर तब होगा बच्चे अगर ये जो रिविट जिससे हमने ये प्लेट को आपस में जोड़ा है, अगर ये रिविट फेल होती है बच्चे तब भी कनेक्शन फेल हो जाएगा, और जिन मेंबर्स को हम रिविट से जोड़ रहे हैं वो मेंबर फेल होंगे तब भी कनेक्शन फेल हो जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे टेक केयर करनी है कि रिविट के ऊपर आप मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हो, ये मुझे पता होना चाहिए। और इस प्लेट के ऊपर जो आपकी मेन प्लेट है इसके ऊपर भी आप मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हो, सो दैट कि आपका जो प्लेट है वो फेल ना हो। समझ रहे हो बात को। तो बच्चे यहाँ पे मुझे अब ये स्टडी करना है कि रिविट किस तरह से फेल होता है। लेट मी टेल यू, रिविट दो ही मैनर में फेल होगा, तीसरा कोई तरीका नहीं है। एक होता है रिविट का शियर फेलियर जिसमें रिविट दो हिस्सों में कट जाएगा, और एक होता है रिविट का बियरिंग फेलियर जिसमें रिविट का क्रॉस सेक्शन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चे फाउंडेशन बैच में इनरोल्ड है, तो मैंने कुछ फिगर्स बच्चे ग्रुप में भी शेयर किया जो हमने प्रैक्टिकली टेस्ट किया था बोल्ट के ऊपर। बोल्ट का शियर स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट किया बाय फॉर्मूला, और जो फेलियर आपको देखने को मिल रहा है, जो बोल्ट हमारा कटा हुआ था, तो यहाँ पे रिविट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर बच्चे ये मान लो रिविट है, दिस इज रिविट दैट वी हैव, ये हमारे पास रिविट है, तो रिविट यहाँ से ना बच्चे कट जा रहा है, ये रिविट यहाँ से अलग हो गया इस पोर्शन से, और रिविट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, रिविट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से शेयरिंग फोर्स पिक्चर में आ रहा होगा। तो ये शेयरिंग स्ट्रेस अगर मुझे बताना है कितना होगा, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बच्चे अगर ये रिविट का जो डायमीटर है, ये रिविटिंग होने के बाद रिविट का डायमीटर आपने डी प्राइम लेके चलना है बच्चे। तो यहाँ पे शेयरिंग एरिया कितना होगा, आंसर है π/4 इंटू डी प्राइम का स्क्वायर। ये बच्चे शेयरिंग एरिया है। दोनों तरफ हेड क्रिएट करने के बाद जो आपको डायमीटर रिविट का मिलेगा वो डी नहीं होगा, वो डी प्राइम होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे तो हेड बना है बच्चे, दूसरी तरफ जब आप यहाँ पे हेड फॉर्म करने के लिए इसको डाई से आप कंप्रेस करोगे, व्हाट विल हैपन, तो इसकी बच्चे जो लेंथ होगी वो घट रही होगी, और इसका जो लेटरल डायमेंशन डायमीटर वो बढ़ रहा होगा। तो डायमीटर कितना बढ़ जाता है, तो जो भी हमने यहाँ पे टॉलरेंस दिया होता है, जैसे 1.5 mm का हमने टॉलरेंस दिया है, अगर नॉमिनल डायमीटर का जो वैल्यू है रिविट का वो 25 mm से कम है उसके बराबर है, अगर यही नॉमिनल डायमीटर 25 mm से बड़ा होता है बच्चे, तो उस केस में हम ये 2 mm टॉलरेंस लेके चलते हैं, राइट। तो शेयरिंग एरिया होता है बच्चे, इसे मल्टीप्लाई करते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस। अब ये रिविट का अगर मैं बात करूं तो मैं भी आपको बताऊंगा,
और जो बच्चे अभी हमारा ऑफलाइन में भी जो फाउंडेशन बैच है उसमें स्टील चला हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रिविट के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस हम लेके चलते हैं, क्योंकि रिविट बच्चे आपका ये पावर ड्रिवन रिविट्स भी हो सकता है, और रिविट आपका ये फील्ड में भी यहाँ पे हम रिविटिंग करते हैं वो रिविट भी हो सकता है। और ये जो पावर ड्रिवन रिविट्स हैं, ऑफकोर्स इनकी जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी रिविट की, परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा रिविट का, ठीक है, ये हमेशा ही हाई होगा। व्हाट इज द परमिसिबल शेयर और बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट फॉर अ फील्ड ड्रिवन रिविट्स, ओके, या हैंड ड्रिवन रिविट्स, राइट। तो चलिए बच्चे यहाँ पे क्या है, अब आते हैं, देखो अब ये बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ टीयरिंग पर पिच लेंथ। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करता हूँ, मैं फॉर्मूले के ऊपर आ रहा हूँ बच्चे, तो अगर मुझे स्ट्रेंथ ऑफ रिफ्टेड कनेक्शन लिखना है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान रखना बच्चे, ध्यान से सुनना जरा इस चीज को। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ रिफ्टेड कनेक्शन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ रिफ्टेड कनेक्शन, तो बच्चे ये जो स्ट्रेंथ होता है, मुझे रिविट के फेल होने से भी कनेक्शन फेल हो जाएगा, और जिन दो मेंबर्स को आप जोड़ रहे हो अगर वो मेंबर्स फेल होंगे तब भी कनेक्शन फेल हो जाएगा। तो पहला मेरा जो फॉर्मूला बनता है दैट इज फॉर द शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। तो बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डी प्राइम का स्क्वायर इंटू एफ एस। तो ये π/4 इंटू डी प्राइम का स्क्वायर तो शीयरिंग एरिया हो जाएगा रिविट का, ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है, तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ये शियर फोर्स मिल जाएगा। लेकिन जैसे बच्चे हम स्टील स्ट्रक्चर में जो वैल्यू लेके चलते हैं ना, तो ये 0.4 टाइम्स F/y होता है, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस है, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे है। तो ये WSM है बच्चे, और ये प्लेट के लिए, अगर मैं रिविट की बात करूंगा तो रिविट के लिए अलग वैल्यूज है, जो मैं अभी बच्चों को भी दिखाऊंगा जो फाउंडेशन बैच में स्टील पढ़ रहे हैं बच्चे, राइट। अब देखो ये तो शीयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया, ये देखो यहाँ लिखा है, चेक करना बच्चे, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, गौर करना। अगर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, एक सिंगल रिविट की मैं स्ट्रेंथ लिखूं शियर में, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन सिंगल शियर, सिंगल शियर बोलने का मतलब क्या है बच्चे, या तो हम यहाँ पे ये लैप ज्वाइंट कंसीडर कर रहे हैं, या तो मेरे पास ये सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, ये ध्यान रखना। अगर किसी को कोई डाउट होगा, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, दे कैन चैट बॉक्स में आप अपना डाउट प्लेस कर सकते हो, आई एम सीइंग द चैट बॉक्स कंटिन्यूअसली, राइट। तो बच्चे ये जो सिंगल शेयर में है, तो बोले मतलब या तो वो लैप ज्वाइंट है या तो आपके पास सिंगल कवर बट ज्वाइंट है। तो ये π/4 इंटू डी प्राइम का स्क्वायर तो शेयरिंग एरिया हो गया, और ये एफ एस यहाँ पे परमिसिबल शेयर स्ट्रेस हो गया, राइट। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन डबल शेयर की बात करूं, डबल शेयर का मतलब क्या है बच्चे, कि आप यहाँ पे बात कर रहे हो डबल कवर बट ज्वाइंट की, यू आर टॉकिंग अबाउट डबल कवर बट ज्वाइंट, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब तुम अगर क्वेश्चन करोगे कि सर इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो बच्चे कोई रिविट हमारे पास है, अब उसको आपने 2 लोकेशन से कट करवाना है, समझ रहे बात को। ये अगर कोई रिविट है और इस रिविट को अगर आप 2 लोकेशन से कट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो एक लोकेशन यहां से आप कट करवा रहे हो बच्चे, एक लोकेशन यहां से आप कट करवा रहे हो, तो ये 2 लोकेशन से आप कट करवाना चाहते हो रिविट को, तो डेफिनेटली आपको फोर्स क्या चाहिए पड़ेगा, ज्यादा चाहिए पड़ेगा, और कितना चाहिए पड़ेगा, दुगुना चाहिए पड़ेगा। तो ये बोलने मतलब है कि जब रिविट्स आपकी डबल शेयर में होगी, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेंथ होगा रिविट का बच्चे वो बढ़ जाएगा और वो डबल हो जाएगा, राइट, दिस इज ट्वाइस। एफएस क्या है, एफएस ये अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन रिविट्स है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे हम 0.4 टाइम्स ऑफ Fy कर रहे हैं, ये प्लेट के लिए, रिविट के लिए वैल्यू अलग है, मैं अभी आपको टेबल दिखाता हूँ, ओके। अच्छा, सिमिलरली बच्चे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेट का, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो स्ट्रेंथ ऑफ टीयरिंग बोला है पर पिच लेंथ। तो इसमें जो फॉर्मूला मेरा बनता है बच्चे पर पिच लेंथ के लिए, तो P माइनस डी प्राइम इंटू टी, पी यहाँ पे पिच है बच्चे, डी प्राइम ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट है, टी यहाँ पे थिकनेस ऑफ द थिनर मेन प्लेट है, इंटू एफ ऑफ टी यहाँ पे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, राइट, जो प्लेट के अंदर है। और अगर ये WSM की बात करते हैं, तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, WSM में 0.6 टाइम ऑफ Fy है, और LSA में कितना है बच्चे, ये तो आंसर है Fy अपॉन 1.1 है, ये वैल्यूज डिफाइन है। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अब देखो बच्चे यहाँ पे ये बीरिंग स्ट्रेंथ और क्रशिंग ऑफ रिविट और प्लेट, तो बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बच्चे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज जो आपका बीरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है, शीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है, और जो यहाँ पे स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट है, ये 3 फेलियर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपर एज और एंड डिस्टेंस प्रोवाइड किया है। इफ वी आर प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एज और एंड डिस्टेंस, सो वी कैन प्रिवेंट दिस फेलियर्स, राइट। तो बच्चे यहाँ पे जो एफिशिएंसी होता है ज्वाइंट का, एफिशिएंसी देखो कैसे हमने फ्रेम किया है, हाउ टू राइट द एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। तो एफिशिएंसी बच्चे हम सिंपल यूज कर रहे हैं ईटा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम वैल्यू आपने उठाना किसका, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट्स, बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट्स, और ये टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है, समझ रहे बात को। इन तीनों में से जिसकी वैल्यू कम आएगी वो आपने न्यूमरेटर में ऊपर रखना है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ आपका ज्वाइंट बनता है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप पी क्या है बच्चे, पी यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ
सॉलिड प्लेट है विदाउट एनी होल। जब आपने प्लेट में कोई भी होल नहीं किया तो ये इसका स्ट्रेंथ है, जिसका फॉर्मूला बनता है डी इंटू टी इंटू एफ ऑफ टी, राइट। ये सिंपल फॉर्मूले बनते हैं बच्चे, राइट। अब ये देखो, अच्छा रिविट वैल्यू क्या होता है बच्चे, देखो पी को क्या बोल रहे हैं, पी इज नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग व्हेन नो रिडक्शन हैज बीन मेड फॉर द रिविट होल्स। जब आपने रिविट होल के लिए कोई भी रिडक्शन नहीं किया हुआ है, राइट। हाउ टू फाइंड द रिविट वैल्यू, रिविट वैल्यू कैसे आप फ्रेम करोगे बच्चे, तो बच्चे रिविट वैल्यू मैंने आपको बताया ये रिविट है, दिस द रिविट। तो या तो रिविट आपका शीरिंग में फेल होगा या तो रिविट आपका बीरिंग में फेल होगा। शीरिंग में फेल होने का मतलब क्या है कि रिविट दो हिस्सों में यहाँ पे बट रहा है, दिस इज द शीरिंग फेलियर ऑफ द रिविट, ओके। और बीरिंग में क्या होता है, बीरिंग में जो रिविट का क्रॉस सेक्शन होता है बच्चे वो कुछ ऐसा जैसा चेंज हो जाएगा इधर, ओके। थोड़ा मैनेज करना फिगर के साथ। सो दिस इज द बीरिंग फेलियर ऑफ रिविट, जिसमें रिविट का क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर बच्चे मुझे ये पता है कि रिविट किस तरह से फेल करती है तो मैं वो फेलियर के कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे फेलियर लोड भी निकाल लूंगा। तो बीरिंग एंड द शीयरिंग फेलियर ऑफ रिविट। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो कुछ चीजें आपको अपने आप भी ब्रशअप करनी है क्योंकि 3 महीने हमारे पास हैं और हमें मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर करनी है, राइट। तो ये शीयर फेलियर ऑफ रिविट के लिए हमें जो भी यहाँ पे फोर्स चाहिए पड़ेगा बच्चे वो पीएस है। और ये पीएस हम कैसे निकालते हैं, तो जो शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिविट है, तो बच्चे ये आंसर है पाई/4 इंटू डी प्राइम का स्क्वायर। ये शीयरिंग एरिया होता है रिविट का, इसको आप परमिसिबल शीयर स्ट्रेस फॉर रिविट से मल्टीप्लाई करो। इसकी वैल्यू कितनी है दैट आई विल टेल यू, ओके। एंड बियरिंग के लिए वैल्यू कितनी होगी ये, तो बच्चे ये बीरिंग फोर्स आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये किलो न्यूटन या न्यूटन में निकलेगा, ये टन में भी निकल सकता है। तो आपका रिविट कुछ इस तरह से अपना क्रॉस सेक्शन वो चेंज कर रहा है बच्चे, तो किस तरह से आप वो फोर्स निकालोगे, तो बच्चे ये आंसर है डी प्राइम इंटू टी। ये बीरिंग एरिया होता है, इसे आप यहाँ पे परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेस फॉर द रिविट से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। अच्छा, ये बीरिंग एरिया मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि बीरिंग एरिया क्या है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि सर ये डी प्राइम इंटू टी आपने कैसे निकाला। जैसे बच्चे ये कोई मेरे पास प्लेट है, दिस आई हैव अ प्लेट हेयर, और इस प्लेट के अंदर मैंने ये होल किया, सुनना थोड़ा ध्यान से। अब बच्चे मुझे इसमें रिवेटिंग करना है, इस प्लेट को किसी दूसरी प्लेट के साथ ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली मुझे उस प्लेट में भी होल करना पड़ेगा, और इस प्लेट के अंदर तो मैं होल किया ही हूँ। तो ये जो प्लेट के अंदर होल है ये थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द प्लेट होगा, तभी तो यहाँ पे रिविट आर पार होगा, अदरवाइज रिविट कैसे आर पार होगा, राइट। और बच्चे यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आपको शो करूं, तो ये मेरा यहाँ पे मान लो ये जो मैंने हैच कर दिया ब्लैक से, ये रिविट है और यहाँ से कट किया हुआ है। तो बच्चे बीरिंग स्ट्रेसेस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं, और ये तब पिक्चर में आएंगे जब कोई दो डिफरेंट मटेरियल कांटेक्ट में आते हैं, पहली चीज तो ये। और ये कंप्रेसिव नेचर के हैं और ये नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर फॉल करते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चे, जब भी मैं बीरिंग एरिया लिखूंगा, ये फॉर्मूला कैसा बना हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं ये बीरिंग एरिया लिखता हूँ बच्चे, तो मैं वो एरिया लिखूंगा जो रिविट और प्लेट का कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो वो एरिया जो रिविट और प्लेट का कॉन्टेक्ट में आ रहा है बच्चे, इसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे डी प्राइम। ये डायमीटर ऑफ रिविट होल है बच्चे, और कितनी डेप्थ तक आपने होल किया है तो आंसर है जितना इस मेंबर का थिकनेस होगा। तो बच्चे ये जो डी प्राइम इंटू टी है, ये है बीरिंग एरिया जो रिविट और प्लेट का कॉन्टेक्ट एरिया है। समझ रहे बात को। अच्छा, जब तुम इस बीरिंग एरिया को परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, ये परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेस है जो फिलहाल के लिए मैंने स्ट्रेस लिख दिया, जिसको मैं एफ बी से डिनोट कर रहा हूँ। तो स्ट्रेस इनटू एरिया वी विल गेट द फोर्स, तो ये मैं बीरिंग फोर्स निकालता हूँ। तो एक सिंगल रिविट कितना लोड उठा सकती है मैक्सिमम, कि अगर हल्का सा फोर्स उससे ज्यादा बढ़ा तो रिविट आपका बीरिंग में फेल हो गया, तो बच्चे ये डी प्राइम इंटू टी इंटू एफ ऑफ बी होगा, तो जो पीबी का वैल्यू बन जाएगा। और एक सिंगल रिविट मैक्सिमम कितना यहाँ पे शेयर फोर्स उठा सकती है, तो आंसर है बच्चे वो पाई/4 इंटू डी प्राइम इंटू एफ एस। समझ रहे बात को। अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आ रही होगी, मतलब मान लो बच्चे ये वाला जो शीयरिंग के लिए रिविट को दो हिस्सों में बांटने के लिए जो मुझे लोड चाहिए, मान लो बच्चे मेरे पास वो 5 टन का लोड है, और रिविट को बियरिंग में फेल करवाने के लिए, दैट इज इसका क्रॉस सेक्शन चेंज करने के लिए, मान लो जो मुझे लोड चाहिए वो 4.5 टन है। इसकी कोई गारंटी नहीं बच्चे, ये भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। मतलब बियरिंग आपका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो सकता है, शीयरिंग वाली कम भी हो सकती है, राइट। ये डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। अगर मान लो बच्चे कुछ ऐसा डाटा मेरे पास है कि शीयर स्ट्रेंथ 5 टन है, बियरिंग स्ट्रेंथ 4.5 टन है, तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो रिविट वैल्यू है। क्योंकि जैसे बच्चे अगर आप बोलोगे कि 5 टन के लिए मैंने यहाँ पे बोला कि रिविट वैल्यू है, लेकिन जैसे लोड 5 से पहले 4.5 टन पे पहुंचेगा
तो रिविट आपका बियरिंग में फेल हो जाएगा और हम चाहते नहीं कभी रिविट फेल हो। तो इसीलिए रिविट वैल्यू हमेशा आपने मिनिमम बताना है, जो भी रिविट का शेयर स्ट्रेंथ होगा और जो भी रिविट का बियरिंग स्ट्रेंथ होगा, राइट। ये ध्यान रखना आपने। और बच्चे नंबर ऑफ रिविट्स आप एक कनेक्शन पे कैसे निकाल सकते हो? हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिविट्स? एक कनेक्शन पे आप नंबर ऑफ रिविट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो बच्चे बता सकते हो क्या? हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रिविट्स इन अ कनेक्शन? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिविट्स इन कनेक्शन? देखो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं एक, और ध्यान देना बच्चे। अगर मैं बोलूं इस फिगर पे, यहाँ पे एक सिंगल रिविट, अगर बच्चे मैं बात करूं कि एक सिंगल रिविट कितने यहाँ पे फोर्स को बियर कर सकती है, तो कैन यू टेल मी हियर? तो सिंपल आप बच्चे यही आंसर करोगे कि सर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक सिंगल रिविट सेफली कितने लोड को ट्रांसफर कर सकती है। यही आंसर होगा, दैट इज अ रिविट वैल्यू। और रिविट वैल्यू हमने अभी देखा कि ये मिनिमम वैल्यू होता है कि रिविट आपका शियर में फेल ना करे, तो उसके लिए लोड कितना है रिविट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, और रिविट आपका बीयरिंग में भी फेल ना करे। तो ये आपका पीएस इज द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट और पीबी इज द बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट। समझ रहे हो बात को? अब अगर मान लो इस गसट प्लेट के ऊपर, ये बच्चे गसट प्लेट है, अगर इस गसट प्लेट के ऊपर मान लो 100 किलो न्यूटन का फोर्स गिवन है, समझ रहे हो बात को? ये लोड आपको गिवन होगा, और रिविट वैल्यू मान लो ये निकल के आ रहा है 2.5, ये 25 मान लो रिविट वैल्यू, मान लो ये, चलो ये मान लो रिविट वैल्यू निकल के आ रहा है 2.5 किलो न्यूटन का। तो नंबर ऑफ रिविट्स कितने लगाओगे कनेक्शन के ऊपर बच्चे? तो टोटल लोड को आप रिविट वैल्यू से भाग कर लो, तो कितना आ रहा है ये तुम खुद चेक कर लो, 40 रिविट्स आ जाएगा ये। मतलब यहाँ पे कितने रिविट्स लगेंगे? कम से कम 40 रिविट, उससे ज्यादा रख सकते हो, उससे कम नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग? तो बच्चे ये चीजें हैं जो आपसे पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछेगा, और ये मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक्स बता रहा हूँ, इसका गो थ्रू करवा रहा हूँ, राइट। अब ये देखो रिकमेंडेशन जो आपसे डायरेक्टली कोड के अंदर फ्रेम्ड है, जो पेपर में पूछी जाती है डायरेक्टली। अब देखो IS 800-1984 का रिकमेंडेशन बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम परमिसिव स्ट्रेस इन रिविट एंड बोल्ट, तो ये टेबल को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फास्टनर्स, हम किस तरह का फास्टनर यूज कर रहे हैं बच्चे? फास्टनर में फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ रिविट की, तो वो रिविट के ऊपर जो लोड आ रहा है उसके कारण वो रिविट एक्सियल टेंशन में है, या वो रिविट आपका शियर में जा रहा है, या रिविट यहाँ पे बीरिंग में आ रहा है। जब भी रिविट और प्लेट का कॉन्टेक्ट एरिया होगा तो डेफिनेटली वहां पे बीरिंग स्ट्रेसेस भी चेक करने पड़ेंगे। तो मुझे ध्यान से सुनना जरा, अगर पावर ड्रिवन रिविट्स हैं, एक पावर ड्रिवन है और एक हैंड ड्रिवन रिविट्स है, ये ध्यान रखना आपने। तो अगर एक पावर ड्रिवन रिविट्स की मैं बात करता हूँ, तो वो शॉप में अगर आप रिविटिंग किए हो मेंबर में, तो ये जो परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है वो 100 मेगापास्कल है, गिवन वैल्यू है कोड के अंदर। नथिंग टू डू, यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज, यू हैव टू क्रैम द वैल्यूज। अगर यही आपका शेयर में होगा, ये भी 100 है बच्चे, और बीरिंग में कितना ये वैल्यू 300 है। पावर ड्रिवन रिविट्स है और शॉप रिविटिंग है, शेयर में 100 एमपीए और परमिसिबल एक्सियल टेंशन में भी 100 एमपीए और बीरिंग में 300 एमपीए, राइट। अगर फील्ड रिविट होगा तो फील्ड रिविट में आपने क्या करना है बच्चे, जो भी शॉप रिविट में परमिसिबल वैल्यू होगा उसका 10% आप घटा लो। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 हो गया क्या? 100 में से 10 जा रहा है, 90 हो गया क्या? आगे 90, और 300 का 10% कितना हो गया? 30 हो गया क्या? और 300 में से 30 घटाओ, 270 हो गया क्या? राइट। और सिमिलरली दिस इज द परमिसिबल वैल्यूज गिवन फॉर द हैंड ड्रिवन रिविट्स, ठीक है। बाकी आप थर्ड और फोर्थ यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अब ये देखो नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है बच्चे, वो पिच का क्राइटेरिया है। तो मिनिमम पिच कितना रखोगे? व्हाट इज द मिनिमम पिच दैट यू कीप बिटवीन द रिविट होल्स? मिनिमम पिच बच्चे कितना? 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिविट। ये ध्यान रखना, कम से कम आप इतना गैप जरूर लेके चलोगे। मिनिमम पिच कितना है ये? दिस इज 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिविट। गलती मत करना, कई बार बच्चे यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर लेके चलते हैं, वो गलत है। दिस इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिविट, फाइन। चलिए अब देखो यहाँ पे दूसरा क्लॉज क्या हो रहा है कि मैक्सिमम पिच। तो पहले मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, देखो बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम पिच, मिनिमम तो हमने देख लिया, अब मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो? तो बच्चे हम बात कर रहे हैं ये वाले डिस्टेंस की। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं, यहाँ पे शो करूं कि ये वाला जो पिच का क्राइटेरिया है, ये मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो? ये मिनिमम तो हमने देख लिया बच्चे 2.5 टाइम, तो मैक्सिमम पिच आप कितने रख सकते हो? ये मैक्सिमम पिच आप कितने रख सकते हो? अगर बच्चे टेंशन में है और हम प्लेट की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम पिच है 16T और 200 mm, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी, विच एवर इज लेस। इज इट ओके? ये देखो कोडल क्राइटेरिया है, नथिंग टू डू, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि मैक्सिमम पिच कितना है बच्चे टेंशन में। आंसर है यहाँ पे 16T और 200 mm। ये हम प्लेट की बात कर रहे हैं, मेंबर की बात कर रहे हैं।
कोई मैं टैग रिविट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टिच बोल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चरल रिविट्स की बात की जा रही है। फाइन। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बच्चे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दो रिविट हैं जैसे, तो बच्चे यहाँ पे ये भी रिविट ही है, दिस इज आल्सो रिविट। तो बच्चे ये रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जिसको हम पिच बोल रहे हैं, मैक्सिमम कितना रख सकते हो आप, क्वेश्चन ये है। तो अगर ये बच्चे कनेक्शन मेरा टेंशन में होगा ना, ये जो पी फोर्स है अगर ये प्लेट को खींच रहा है, टेंशन में है, तो दिस वैल्यू 16 टी और 200 mm, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी। और अगर यही कनेक्शन मेरा कंप्रेशन में होगा, तो इन दैट केस बच्चे यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया है ये बन जाएगा 12 टी और 200 mm, अगेन विच एवरेज लेस। तो ये स्ट्रक्चरल रिविट्स की पिच की हम बात कर रहे हैं और मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ब्लेड की बात कर रहे हैं, कोई हम यहाँ पे टैग रिविट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एंगल सेक्शन और चैनल सेक्शन एट ऑल। राइट, तो देखो ये हमें वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो टेंशन और कंप्रेशन में कितना दिया है, 16 टी और 200 mm विच एवरेज लेस, और कंप्रेशन में कितना है 12 टी और 200 mm, अगेन विच एवरेज लेस। टी क्या दिया बच्चा, टी इस फॉर्मूले के अंदर जो फ्रेम किया गया है, दिस टी इज द थिकनेस ऑफ द, ये जो टी है बच्चे, दिस इज थिकनेस ऑफ द थिनर मेन प्लेट। ओके, यहाँ पे लिखा है थिकनेस ऑफ द थिनर आउटसाइड प्लेट, तो ये मेन प्लेट ही होता है, दोहराओ मत। फाइन। अब यहाँ पे देखो, अभी बोल रहे कि एनी टू द एडजेसेंट रिविट्स, मतलब इंक्लूडिंग द टैग रिविट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसके लिए ना मुझे तुम्हें अलग से एक फिगर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। सो लेट मी शो यू वन फिगर हियर। बस इसके बाद बच्चे हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि ऑल्दो हमने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं मोस्टली तो, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा ब्रशअप हो जाए। ये मान लो मुझे कोई एक मेंबर गिवन है और एक आई सेक्शन कनेक्टेड है गसट प्लेट के साथ, तो ये आई सेक्शन है और ये गसट प्लेट है। राइट, आई सेक्शन और गसट प्लेट, और यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये बोल्ट्स लगे हुए हैं या रिविट्स लगे हुए हैं। तो फिलहाल हमारा जो कंसर्न है वो रिविट्स के साथ है, तो मैं इनको रिविट बोलता हूँ। राइट, तो मान लो दो ही रिविट लगे और ये आई सेक्शन है। फाइन। अब बच्चे इसके ऊपर मान लो ये जो फोर्स लगा हुआ है वो पी मैग्नीट्यूड का, जो इस कनेक्शन को टेंशन में फ्रेम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा। समझ रहे बात को? तो ये कनेक्शन किस में चला गया, टेंशन में। नाउ अब इसमें देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ये मेंबर्स आपके बैक टू बैक कनेक्टेड है, पीछे भी मान लो कोई मेंबर आपका लगा हुआ है या कोई चैनल सेक्शन है, मैं ऐसा लिखता हूँ, टू इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन कनेक्टेड बैक टू बैक। समझ रहे बात को, कनेक्टेड बैक टू बैक। तो बच्चे ये वाला जो आपका यहाँ पे बोल्ट या रिविट है, दिस इज योर टैक रिविट या टैक बोल्ट, या जिसको हम स्टिच रिविट या स्टिच बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। इज इट ओके? अगर यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है बच्चे कि ये चैनल सेक्शन कैसे कनेक्टेड है, so let me show you the figure in the 3D, although it will take little time, but I can draw for you guys if you want, so I can draw। तो बच्चे जैसे ये मान लो ये चैनल सेक्शन है, so I'm just practicing now, let me try। ये चैनल सेक्शन ऐसे जा रहा है, अंडरस्टैंड करना, this channel section is going like this one, is it okay? अब बच्चे यहाँ पे क्या है ना, इसके पीछे यहाँ पे आपका चैनल सेक्शन है। समझ रहे बात को? चैनल सेक्शन आर कनेक्टेड बैक टू बैक और यहाँ पे गसट प्लेट है बीच में, सो लाइक दिस वन। ये यहाँ पे कोई प्लेट है और इस तरफ भी एक चैनल सेक्शन है। थोड़ा आप मैनेज कर लो ड्राइंग के साथ। राइट, और यहाँ पे हमारा ये रिविट या बोल्ट है, तो हम बात कर रहे हैं रिविटिंग की। अब बच्चे ये जो गसट प्लेट होगा ना, ये ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट लेंथ में है। ये जो रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये गसट प्लेट है, ये कुछ ही लेंथ तक होगा इधर, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना लेंथ में आपका ये चैनल सेक्शन जा रहा है थ्रू आउट लेंथ में होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। राइट, तो बच्चे अब मैं बात कर रहा हूं उन रिविट्स की जो ये गसट, थोड़ा अंडरस्टैंड करना, उन रिविट्स के जो गसट प्लेट के आगे लगे हुए हैं और इधर लगी हुई है वेब में, ये इधर लगी हुई है बच्चे, ये इधर लगी हुई है, तो ये रिविट्स को बोला जा रहा है टैक रिविट्स।
समझ रहे बात को। और यहाँ पे जो रिविट्स लगी हैं, ये यहाँ पे रिविट्स लगी है, ये यहाँ पे रिविट्स लगी है, यहाँ पे रिविट्स लगी है, यहाँ पे रिविट्स लगी है, राइट। तो इन्हें बोला जा रहा है स्ट्रक्चरल रिविट्स। दीज आर द स्ट्रक्चरल रिविट्स। और अभी ये जो क्लॉज है ना बच्चे, ये स्ट्रक्चरल रिविट्स के लिए नहीं है, ओके। ये है इन रिविट्स के लिए जिनको बोला जा रहा है टैग या स्टिच रिविट्स। फाइन। तो गौर करना बच्चे, देखो आपको ना चीजें पहले बाय फिगर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्टील स्ट्रक्चर में विजुअलाइजेशन नहीं होगा, डेफिनेटली आप स्टील स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाओगे। फाइन। अगर स्टिल आपको बिल्कुल ये चीजें नहीं है बच्चे, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चीजों को समझ में आना बहुत जरूरी है। और ये आप तभी समझ पाओगे अगर आपने थोड़ा बेसिक स्टील का पढ़ा हुआ है पहले। अभी देखो, इसलिए मैं आपको बेसिक से भी थोड़ा सा गो थ्रू करवा रहा हूँ, इंक्लूडिंग द टैग रिवेटिंग। यहाँ पे लिखा है टैग रिवेटिंग। तो बच्चे कितना यहाँ पे मैक्सिमम पीछे 32T और 300 mm, 32T और 300 mm, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपने आंसर रिपोर्ट करना है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो मैं आपको पहले क्वेश्चंस के ऊपर लेके चलता हूँ। So let me take you question. मैं आपको भी क्वेश्चन वाले पार्ट के ऊपर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जिससे चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। जस्ट होल्ड ऑन। सो लेट मी टेक यू द क्वेश्चन पार्ट। अब ये तुम क्वेश्चन देखो पहला, जस्ट हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं साथ साथ आपको चीजें दिखा भी रहा हूँ, और अब क्वेश्चन के साथ भी हम गो थ्रू करते हैं। सी, अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है, जस्ट हैव अ लुक, कि इन अ डबल रिवेटेड डबल कवर्ड बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड है और डबल कवर बट ज्वाइंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ। अब देखो बच्चे, इसने किसने पूछा हुआ है, ये कनेक्शन का जो स्ट्रेंथ ये पूछ रहा है, किसने पूछ रहा है, जस्ट हैव अ लुक, जस्ट होल्ड आउट। मैं इसको चलिए कोई बात नहीं, ऐसे प्रोसीड करते हैं। ये बच्चे देखो, ये स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ पूछ रहा है इन शेयरिंग, ओके। नाउ व्हाट इज आस्किंग इन अ डबल रिवेटेड, मतलब दो रिवेट्स लगे हैं और डबल कवर बट ज्वाइंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग द रिवेट्स इज n टाइम्स द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शेयर। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, जब रिवेट्स आपकी सिंगल शेयर में है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है? जब रिवेट्स आपकी सिंगल शेयर में हो तो उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना है बच्चे? व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल रिवेट? तो बच्चे शेयर स्ट्रेंथ लिख रहा हूं मैं सीधा, पीएस हो गया। तो इसका फॉर्मूला बच्चे देखो क्या है, π/4 इंटू ये ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, इसका स्क्वायर इंटू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस फॉर रिवेट जो 100 मेगापास्कल होता है दिस पावर ड्रिवन रिवेट्स और शॉप रिफ्टिंग के लिए। अब गौर करना, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन डबल रिफ्टेड डबल कवर बट ज्वाइंट। तो ये लो, डबल रिवेटेड मतलब दो रिवेट्स आपको फ्रेम मिलेंगे, 2 रो ऑफ रिवेट्स, एंड डबल कवर बट ज्वाइंट, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ऐसा नहीं करना कि टोटल 4 रिवेट है, ऐसे आंसर नहीं करना बच्चे। ये देखो, तो ये रिवेट्स क्या डबल शेयर में, डबल शेयर बोले मतलब क्या है, ये रिवेट कहाँ से कटेगा, ये रिवेट यहाँ से कटेगा क्या, और ये रिवेट यहाँ से कटेगा, क्योंकि हमारा डबल कवर बट ज्वाइंट के अंदर एक सिंगल रिवेट डबल शेयर में होता है, और यहाँ पे कितनी रिवेट है, सिर्फ 2 रिवेट है। तो ये रिवेट आपका डबल शेयर में, ये रिवेट भी डबल शेयर में, तो एक रिवेट अगर डबल शेयर में, दूसरा रिवेट भी डबल शेयर में है, तो टोटल जो यहाँ पे एक सिंगल रिवेट को सिंगल शेयर में फेल करवाने के लिए जो लोड चाहिए पड़ेगा बच्चे, ये दोनों रिवेट्स को डबल शेयर में फेल करवाने के लिए 4 गुना टाइम्स ज्यादा लोड चाहिए पड़ेगा। समझ रहे बात को? नहीं समझे? अब देखो, जैसे मान लो ये लोड निकल के आ रहा है 1 टन का, कि 1 टन का लोड लगा और रिवेट आपका 2 हिस्सों में कट गया, राइट। और यहाँ पे इस रिवेट के लिए कितना होगा, ये सिंगल शेयर में बच्चे, दिस इज फॉर द सिंगल शेयर, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन द सिंगल शेयर, लेकिन ये तो डबल शेयर में,
तो उसका लोड कितना हो जाएगा, फोर्स कितना चाहिए पड़ेगा इसको कट करने के लिए 2 टन, और ये भी तो डबल शेयर में, इसको भी कितना चाहिए पड़ेगा 2 टन, तो टोटल कितना हो गया 4 टन हो गया क्या। मतलब जो भी सिंगल शेयर में रिविट का शेयरिंग स्ट्रेंथ है, डबल रिविट और डबल कवर बट ज्वाइंट में वो 4 गुना हो जाएगा बच्चे। देखो यही पूछा है इसने कि इन अ डबल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग, शेयरिंग में बताओ कितना है, इज एन टाइम, तो आपसे एन की वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चे, तो एन कितना हो गया, एन तो 4 हो गया यहाँ पे। समझे बात को, ये क्लियर हुआ आंसर कैसे 4 आया। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अभी जो पहला क्वेश्चन है बच्चे, सवाल नंबर 1, इसका आंसर आया 4। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। चलिए बढ़े आगे, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो सेशन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखो आप लोग भी, राइट। आप क्वेश्चन करते रहो, अगर आपको कोई डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो आप यस और नो में बोल सकते हो, मेरे ख्याल से इतना तो आप बोल ही सकते हो, ठीक है। ना तो आप यस करते हो चैट के अंदर, ना तो नो कर रहे हो। आई डोंट नो ये समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। फाइन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हो रहा है कि स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग अ पुल ऑफ, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर कितना पुल लग रहा है, 700 किलो न्यूटन का, इज कनेक्टेड टू अ गसट प्लेट, वो मेंबर गसट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो इन शॉर्ट जो कनेक्शन के ऊपर लोड आ गया टोटल वो 700 किलो न्यूटन हो गया। अब वो यूजिंग द रिविट्स, ठीक है। अब हमने मेंबर को गसट प्लेट के साथ जोड़ा रिविट्स की हेल्प से। इफ द पुल्स रिक्वायर्ड टू शेयर द रिविट, अगर मुझे शेयर करना है रिविट को, या रिविट को शेयर में फेल करवाना है, तो वो जो फोर्स की वैल्यू है, एंड टू क्रश द रिविट एंड टू टीयर द प्लेट पर पिच लेंथ आर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट दे दिया आपको, सिंगल रिविट का दिया बच्चे, राइट। और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट दे दिया आपको बच्चे, और जो प्लेट है बच्चे वो आपका टेंशन में फेल हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ, तो ये आपको दे दिया 70 किलो न्यूटन। अब आपको डाटा गिवन है। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो बताया था क्लास के अंदर कि मेंबर फेल हो जाए चलेगा, लेकिन कभी भी आपका फास्टनर फेल नहीं होना चाहिए। यस बच्चे यही होता है, मतलब जिन भी फास्टनर से, चाहे रिविट है, बोल्ट है, वेल्ड है, तो हम चाहते हैं कि कभी भी ये फेल ना हो। इन फास्टनर से जिन मेंबर को हमने आपस में जोड़ा है वो मेंबर फेल हो जाए तो चलेगा, लेकिन ऑल तो हम कभी ऐसा चाहते नहीं है कनेक्शन फेल हो, लेकिन अगर फेलियर की हम बात करते हैं तो हम मेंबर का फेलियर अलाउ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डाटा गिवन है, हम कंट्रडिक्शन नहीं करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या होगा यहाँ पे। अच्छा ये पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ रिविट्स पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, तो रिविट वैल्यू निकाल लो बच्चे। और रिविट वैल्यू क्या होता है, ये शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो आंसर हो जाएगा। यही होता है क्या, मिनिमम ऑफ पी एस एंड पीबी, और पीबी कितना है, ये 35 किलो न्यूटन है, तो यही आंसर हो जाएगा रिविट वैल्यू का। अब नंबर ऑफ रिविट्स तुम कैसे निकालते हो बताओ मुझे। अगर नंबर ऑफ रिविट्स मैं लिखूं यहाँ पे स्मॉल एन एन एग्जांपल, तो टोटल लोड कितना है बच्चे, 700 किलो न्यूटन का है, और रिविट वैल्यू कितना है उससे भाग कर लो जो 35 है, और 35 दो कितना हो गया, 70 हो गया, तो टोटल 20 रिविट्स लगेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जहां पे 700 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है। समझ रहे हो बात को। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये, लेकिन ये सवाल का आप आंसर तभी कर पाओगे अगर आपने चीजें थोड़ा सा पहले गो थ्रू करी है। तो इसलिए पहले मैंने आपको थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट गो थ्रू करवाया। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। अब ये लो बच्चे, एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन इसको पढ़ो पहले तुम ध्यान से, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब देखो जरा बच्चे, क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर रहा हूं। 2 स्टील प्लेट्स ईच ऑफ 12 mm थिकनेस, 2 प्लेट है बच्चे, ये प्लेट की थिकनेस 12 mm गिवन है, और ये प्लेट की थिकनेस भी 12 mm ही गिवन है। 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट की थिकनेस आपको 12 mm गिवन है, सेम थिकनेस, कनेक्टेड बाय अ डबल कवर बट ज्वाइंट। तो इससे क्या पता चला कि जो रिविट्स होंगे वो डबल शेयर में, राइट, रिविट्स आर इन डबल शेयर, ओके, shown in the given figure. If rivet's diameter is 22 mm, with the rivet value force is this one. अच्छा, रिविट डायमीटर गिवन है आपको 22 mm का, और जो 25 mm से कम है, तो रिविट डाया का होल कितना हो जाएगा, सॉरी रिविट
का ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा, ये डायाफ्राम कितना हो जाएगा, 25 mm से कम है तो उसमें 1.5 mm आप जोड़ दो तो 23.5 mm हो गया क्या, वैल्यू गिवन है हमें सीधा। ओके देखते हैं, और रिविट वैल्यू भी हमें गिवन है, आर भी लिख रहा हूँ इसको, तो ये मैंने लिख दिया 53.15 किलो न्यूटन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर न्यूटन में लिखा हुआ है इसमें, राइट। एंड परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन ऑफ प्लेट, प्लेट का परमिसिबल स्ट्रेस टेंशन में गिवन है 142 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, इसमें से कौन सा सेक्शन आपका मोस्ट क्रिटिकल है, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन। क्रिटिकल सेक्शन बच्चे वो सेक्शन होता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस मिलेंगे, और स्ट्रेसेस जहां पे सबसे ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली वो परमिसिव स्ट्रेस को जैसे एक्सीड करेंगे तो मेंबर में फेलियर आपको देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम मेन प्लेट के फेलियर की बात करेंगे, लेट मी सी, यस आई कैन जस्ट ड्रॉ हियर, जब भी बच्चे हम मेन प्लेट के फेलियर की बात करें, जैसे मान लो ये मैं प्लेट को आपस में, अब मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो इसने डबल कवर बट ज्वाइंट दिया है, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे लैब ज्वाइंट के साथ चल रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मेरा ये रिवेटिंग है, थोड़ा समझ के चलना बच्चे। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इधर, सुनो ध्यान से, और ये फोर्स लग रहा है, ये प्लेट के ऊपर फोर्स ऐसा और ये प्लेट के ऊपर फोर्स ऐसा है। तो जब भी मैं मेन प्लेट के फेलियर की बात करूंगा, जब भी मेन प्लेट के फेलियर की बात होगी, तो जो आउटर मोस्ट रो ऑफ रिविट के अलोंग सेक्शन होगा बच्चे, वो क्रिटिकल सेक्शन होगा। अच्छा अगर मैं बात करूं कि मेरा जो मेन प्लेट है, अगर वो इस सेक्शन के अलोंग फेल होता है तो क्या ये कनेक्शन फेल हो जाएगा, तो बच्चे अगर ऊपर वाला प्लेट यहां से कटता है इस सेक्शन के अलावा, तो ये नीचे वाला पूरा का पूरा जो हिस्सा होगा वो आपका अलग हो जाएगा। या अगर मैं बोलूं बच्चे कि यहाँ पे इस सेक्शन के अलोंग नीचे वाली प्लेट मेरी फेल हो रही है, लेकिन यहाँ पे फिर फेलियर नहीं होगा, क्योंकि ये स्टिल दो रो ऑफ रिविट ने इन दोनों प्लेट्स को आपस में होल्ड करके रखा है, समझ रहे बात को। तो ये क्रिटिकल सेक्शन आपको बहुत वाइसली चूज करना होता है कि कौन सा मेरा सेक्शन होगा जहां पे मेरा फेलियर प्रीडोमिनेंट होगा, जिसके कारण मेंबर फेलियर हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चे ये गिवन सेक्शंस हैं कि जब भी हम मेन प्लेट की बात करते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन हमेशा आउटर मोस्ट रो ऑफ रिविट होता है। तो आउटर मोस्ट रो ऑफ रिविट में देखो ये सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, आउटर मोस्ट रो ऑफ रिविट में ये सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है 1 1, ये आप इसे उठा लो, वट एवर यू वांट टू पिक 1 1। अब बच्चे ध्यान देना, लेकिन ये जो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है एक डायमंड रिफ्टिंग का यहाँ पे पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न ऑफ द डायमंड रिफ्टिंग, ठीक है। ऑल तो जो आउटर मोस्ट है वो मेरा 1 1 ही निकल के आएगा, मैं आपको बता देता हूँ आंसर इसका ए है, लेकिन आंसर ए कैसे बना है ये आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। अगर ये बच्चे चेन रिफ्टिंग होता ना, अगर ये कुछ ऐसे होता, ये चीज अगर कुछ ऐसे होती, अगर यही चीज कुछ ऐसे होती तो इसे हम बोलते हैं चेन रिफ्टिंग। ये पैटर्न है बच्चे चेन रिफ्टिंग का, और चेन रिफ्टिंग में जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं दैट इज इन सेपरेट वे एज कंपेयर टू व्हाट वी आर हैविंग फॉर्मूला इन केस ऑफ द डायमंड। तो ये चेन का है, ये चेन रिफ्टिंग का केस है, और यहाँ पे आपको ये डायमंड रिफ्टिंग का केस गिवन है, डायमंड रिफ्टिंग। ओके अब यहाँ पे तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे एरिया निकालो कि नेट एरिया कितना होगा, तो नेट एरिया बच्चे जिस सेक्शन पे आपको सबसे कम मिलेगा वहीं पे फेलियर होगा। और जनरली चेन रिफ्टिंग में जो आपका फेलियर होता है वो आउटर मोस्ट रो ऑफ रिविट के अलॉन्ग होगा, लेकिन अगर चेन रिफ्टिंग नहीं है फिर आपको बच्चे हर सेक्शन के अलॉन्ग यहाँ पे नेट एरिया निकालना पड़ेगा। और नेट एरिया कैसे निकलता है बच्चे, नेट एरिया आंसर है ग्रॉस एरिया में से आप एरिया ऑफ होल घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल सी बात, समझो बात को। अब इस डायमंड रिफ्टिंग में कैसे हम यहाँ पे चीजों को फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। तो बच्चे मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं लिखूं व्हाट इज द स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्ड टू सेक्शन 1 1, 1 1 सेक्शन पे ये जो मेरा प्लेट है ये कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है बच्चे, राइट, 1 1 लोकेशन के ऊपर। चलिए बच्चे देखते हैं, तो 1 1 लोकेशन के ऊपर ये सेक्शन मेरा 1 1, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कितना मटेरियल मेरा ये जो प्लेट है कितना यहाँ पे लोड ये बियर कर सकता है 1 1 के ऊपर, लोड एट 1 1, ध्यान रखना बच्चे। तो इसे मैं लिखता हूँ कि बी विड्थ कितना है यहाँ पे दिया है, क्या विड्थ दिया है, देखो आपको कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, 300 होगा क्या। तो फॉर्मूला देखो बी माइनस एन डी प्राइम
इंटू टी हो गया 1 पे, तो बी कितना है 300 mm में, सेंटीमीटर में गिवन है, और नंबर ऑफ रिविट होल कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक ही है ना इस सेक्शन पे, समझ रहे बात को। तो बी n1 हो गया, डी प्राइम कितना है। अब इसमें क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है, चेक करना जरा, कि जो रिविट का डायमीटर है वो 22 mm है, तो 23.5 mm इसका ग्रॉस डाय होगा क्या, और थिकनेस कितना गिवन है 12 mm ईच, गुना कर लो 12 से, और परमिसिव, ये तो एरिया हो गया बच्चा, परमिसिव स्ट्रेस भी गिवन है प्लेट के लिए 142, देख लो कितना आ रहा है ये चेक कर लो कितनी वैल्यू आ रही है ये, राइट। अच्छा फिर मैं क्या करता हूँ बच्चे, अब सेक्शन 2.2 पे निकाल, अब देखो जरा थोड़ा, जब बच्चे मैं सेक्शन 2.2 पे यहाँ पे लोड लिखूंगा कितना है, कि ये जो मेरा कनेक्शन है सेक्शन 2.2 पे कितने लोड को बियर कर सकता है, तो बच्चे फॉर्मूला तो वही होगा बी माइनस एन डी प्राइम इंटू टी प्लस इस सेक्शन से पीछे। अब देखो बच्चे इस सेक्शन की आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे आपका जो प्लेट है वो कितने लोड को बियर कर सकता है, बेसिकली बात इसकी हो रही है। तो इस सेक्शन से पीछे ये जो रिविट है बच्चे, ये भी तो किसी न किसी लोड को बियर करेगी, तो यहाँ पे एक रिविट वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब एक सिंगल रिविट जो भी यहाँ पे फोर्स बियर कर रहा होगा वो ऐड हो जाएगा, और इस सेक्शन 2.2 के लिए गलती मत करना, ये डायमंड रिविटिंग के केस में ऐसा होगा। अच्छा बी कितना है, बी तो 300 है, अब देखते रहना सॉल्व करते रहना, बताना कितना आ रहा है, बी तो 300 है, माइनस एन कितना है बच्चे, इस लोकेशन के ऊपर कितने रिविट होल या 2 होल हैं क्या, तो एन तो 2 हो गया, डी प्राइम कितना है, तो 23.5 है, क्योंकि नॉमिनल डायमीटर आपको 22 mm गिवन है, जो 25 mm से कम है तो उसमें आप 1.5 mm जोड़ दो, और थिकनेस कितना दिया हुआ है आपको प्लेट का 12 mm है, तो बच्चे ये सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी फिर इसमें आप रिविट वैल्यू ऐड कर लो, और मेरे ख्याल से रिविट वैल्यू भी गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये 53.15 किलो न्यूटन है बच्चे, देख लो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये भी किलो न्यूटन में ही आएगा, इसको आपने 140 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सो आई फॉरगेट टू मेंशन हियर 140, इसको भी किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, इसमें आप ये वैल्यू जोड़ लो, आप नोट कर लो कितना वैल्यू आ रहा है सेक्शन 2.2 पे, समझ आ रही है बात। अब सेक्शन 3.3 पे तुम चले आओ, तो जब बच्चे तुम सेक्शन 3.3 पे आओगे, मैं इधर लिख देता हूँ, ये लोड है सेक्शन 3.3 के ऊपर, तो फॉर्मूला तो वही है बी माइनस एन डी प्राइम इंटू टी प्लस, अब जब तुम सेक्शन 3.3 पे आओगे बच्चे, इसके पीछे देखो कितनी रिविट्स और हैं, एक रिविट 2 3, तो 3 इंटू रिविट वैल्यू कर दो, ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो लोड को बियर कर रही होंगी, समझ रहे बात को, ये ध्यान रखना, गलती मत करना पेपर में। तो बी कितना है, बी दिया है 30 सेंटीमीटर 300 हो गया, और नंबर ऑफ रिविट्स कितनी है इस 3 लोकेशन के ऊपर 3 है, तो 3 इंटू 23.5 हो गया, डी प्राइम हो गया ये, इंटू 12 mm प्लेट की थिकनेस है, इंटू 140 है, परमिसिव स्ट्रेस गिवन है, अब जो भी बच्चे वैल्यू आएगी प्लस 3 इंटू ये 53.15 कर लो, आप चेक कर लो, तो सबसे बड़ा जो आपको लोड का वैल्यू मिलेगा सेक्शन 3.3 पे, मतलब सबसे ज्यादा लोड बियर कर रहा है, उससे कम सेक्शन 2.2, सबसे कम जो लोड बियर करेगा वो सेक्शन 1.1 होगा। आप बच्चे ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके चेक कर लो, तो यहाँ पे सीधा मेरा जो आंसर हो गया वो ए हो गया। और ऐसे भी ध्यान रखना कि मेन प्लेट के लिए जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आउटर मोस्ट रो ऑफ रिविट होता है, और अगर मैं कवर प्लेट की बात करता हूं तो कवर प्लेट के लिए जो मेरा फेलियर सेक्शन होता है या जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो इनर मोस्ट रो ऑफ रिविट होता है, तो कवर प्लेट के लिए 3.3 आपका क्रिटिकल सेक्शन है, और मेन प्लेट के लिए 1.1 आपका क्रिटिकल सेक्शन है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ये क्लियर है। आप बच्चे जरूर क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, क्योंकि अभी तो आपका ये कंसेप्ट डेवलपिंग वाला टाइम है, क्योंकि पेपर में आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो पेपर में तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है, लेट मी टेल यू। तो जितना आप अभी वर्क कर सकते हो, जितना आप क्वेश्चन को अलग अलग वे से सॉल्व कर सकते हो, उतना बेटर रहेगा। तो जैसे हम डायरेक्टली भी आंसर रिपोर्ट कर सकते थे कि सेक्शन 1.1 मेन प्लेट के लिए, सेक्शन 1.1 आपका क्या होता है, वो क्रिटिकल सेक्शन होता है, ऐसे ही होता है ना। मेन प्लेट के लिए जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आउटर मोस्ट रो ऑफ रिविट के अलॉन्ग होता है, तो मैं सीधा 1.1 भी फ्रेम कर सकता था, लेकिन अभी हम देख सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं क्या वाकई में सेक्शन 1.1 के अलॉन्ग ही आपको सबसे कम फोर्स मिल रहा है, क्योंकि जहां पे आपका जो फोर्स होगा सबसे कम आएगा कि ये सेक्शन सबसे कम फोर्स बियर कर सकता है, तो जब फोर्स की वैल्यू उस फोर्स के बराबर पहुंचेगी सेक्शन आपका फेल हो जाएगा, समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ चुके हैं बच्चे, तो इनको लाइटली मत लो आप, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ कितना है, ट्राई टू आंसर दिस वन। चलिए आंसर करो इस क्वेश्चन का। अब देखो बच्चे, आप चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ो,
क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ रिवेटेड ज्वाइंट, समझो बात को, रिवेटेड ज्वाइंट, जब भी रिवेटेड ज्वाइंट से क्वेश्चन आएगा ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो कि एक तो WSM में डिजाइन होगा और मेरे पास यहाँ पे माइल्ड स्टील है जिससे रिविट बनती है। और रिविट के लिए जो परमिसिव स्ट्रेसेस है, चाहे वो एक्सियल टेंशन है, शियर है, या आपके पास बीरिंग की वैल्यू आपको टिप्स पे होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना कि आपकी पावर ड्रिवन रिविट्स हैं या आपके पास हैंड ड्रिवन रिविट्स हैं। पावर ड्रिवन रिविट्स में भी फर्दर दो चीजें हैं, या तो जो पावर ड्रिवन रिविट्स हैं वो शॉप में रिविटिंग किया गया है, या रिविट आपकी यहाँ पे साइट या फील्ड पे रिविटिंग की गई है, राइट। तो इन रिवेटेड ज्वाइंट फेलियर विल अकर, रिवेटेड ज्वाइंट में फेलियर कब होगा बच्चे, ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि ये जो रिवेटेड ज्वाइंट होता है, रिविट के फेल होने से भी कनेक्शन फेल हो जाएगा, और जो आप मेंबर को आपस में जोड़ रहे हो दैट इज प्लेट, उसके भी फेल होने से आपका कनेक्शन फेल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो शियर फेलियर ऑफ रिविट से क्या आपका कनेक्शन फेल होता है, यस फेल हो जाएगा। क्या बीरिंग फेलियर ऑफ रिविट से कनेक्शन फेल होगा, यस कनेक्शन फेल हो जाएगा। क्या टीरिंग फेलियर ऑफ प्लेट से कनेक्शन फेल हो जाएगा, यस फेल हो जाएगा। क्या यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि इन तीनों में से दैट इज द शियर फेलियर ऑफ द रिविट, बीरिंग फेलियर ऑफ द रिविट और टीरिंग फेलियर ऑफ द रिविट, इन तीनों में से बच्चे जिसकी वैल्यू कम होगी, जो हम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट लेके चलते हैं, जब एक्सटर्नल लोड उस पर्टिकुलर वैल्यू को सुपरसीड करेगा तो फेलियर हो जाएगा बच्चे, यस। मेरा जो यहाँ पे आंसर है वो डी है, समझ रहे हो बात को, इज इट ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 ये फिलहाल मैं ESC के क्वेश्चन के साथ आया हूँ, नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें मैं आपको गेट के क्वेश्चन के साथ आऊंगा, गेट, राइट। तो वन लाइनर हमने क्वेश्चन लगाने। तो अ 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट, ये बच्चे मैं आज आपको डेमो दे रहा हूँ जनरली, राइट। और जो हम पैनल के ऊपर क्लास करेंगे उसमें मैं आपको थोड़ा चीजें और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन भी बच्चों को लगवाना है, क्योंकि जैसे बच्चों का डिमांड था कि सर आप क्वेश्चन लगाओ क्लास के अंदर, राइट। लेकिन पैनल के ऊपर जब मेरी क्लास रहेगी, राइट, तो वो बेसिकली उसमें थोड़ा मैं और डेप्थ में चलूंगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका अभी लेवल कैसा है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, आई डोंट नो ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट राइट नाउ अभी मैं कुछ चीजें लेके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपको आती हैं। फिर भी स्टील बच्चे अगर कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। तो एक 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट गिवन है, जिसको 8 mm थिक दूसरी प्लेट के साथ जोड़ा गया है बाय 16 mm डायमीटर शॉप रिविट्स। ये ध्यान रखना, शॉप में रिफ्टिंग किया गया है, शॉप रिफ्टिंग है, और ये पावर ड्रिवन है बेसिकली, राइट। अदरवाइज वो बोलता है यहाँ पे हैंड ड्रिवन है। But is the minimum number of rivets required to carry 80 kilonewton load, 80 किलोन्यूटन का टोटल लोड है। तो बच्चे इस 80 किलोन्यूटन के लोड को बियर करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रिविट्स कितनी चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है। तो क्या करोगे, तो बच्चे सिंपल आंसर है कि आप रिविट वैल्यू निकालो। यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर है बच्चे रिविट वैल्यू निकालो आप, और ये आपके ए का ही क्वेश्चन है और इसमें समय लग जाएगा आपको 1 मिनट आराम से। तो आप यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट लिखो बच्चे, और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट क्या होता है, PS लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला। शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पे सिंगल रिविट की बात करें π/4 इंटू डी प्राइम का स्क्वायर। बच्चे ध्यान रखना 16 mm नॉमिनल डायमीटर, तो उसमें 1.5 mm जोड़ दो 17.5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको परमिसिबल शेयर स्ट्रेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, नहीं गिवन है। अब रिविट की बात कर रहा हूँ, और जो बच्चे फाउंडेशन बैच में है बच्चे, कल मैं आपको क्लास के अंदर यही बताऊंगा कि ये जो परमिसिव स्ट्रेसेस हैं रिविट के अंदर ये किस तरह से है, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली क्लास के अंदर बताया था कि आप Fy 0.4 इंटू Fy कर लो, तो वो प्लेट के लिए होता है, राइट। तो अभी हमने नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जैसे अभी हमारे इस मॉड्यूल के अंदर तो मुझे वन गो में ही सारी चीजें बतानी है बच्चों को, राइट। तो ध्यान से सुनना, तो ये वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ पे शॉप रिविट्स और पावर ड्रिवन है, तो ये वैल्यू 100 होती है, 100 MPa, दिस वैल्यू इज 100 MPa। मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो परमिसिव शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ और शॉप रिवेटिंग है, तो ये वैल्यू कितनी है मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अभी वैल्यूज, जस्ट होल्ड डाउन। परमिसिव शियर स्ट्रेस देख लो बच्चे आप एक बार, ये देखो पावर ड्रिवन रिविट्स है और शॉप रिवेटिंग है, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, 100 है MPa में। अगर यही वैल्यू मैं बीरिंग में बोलता हूँ तो 300 है, ये समझे बात को। तो ये वैल्यू जब तक आपको याद नहीं होंगी बच्चे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मानो आप बात को। और ये मत सोचना बाद में कि सर इस क्वेश्चन में तो डाटा ही हमें कंप्लीट गिवन नहीं था तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ चीजें एग्जामिनर लेके चलता है कि आपको वो पता होनी चाहिए, और वाकई में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन के अंदर फंस जाओगे। चलिए, तो क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं, एज इट इज जो हम क्वेश्चन कर रहे थे बच्चे यहाँ पे।
अब देखो मैं यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिविट लिख रहा हूँ, तो π/4 इंटू डाया कितना है 16 mm गिवन था, तो 17.5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर इंटू परमिसिव शियर स्ट्रेस कितना है यहाँ पे 100, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है बच्चे। बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट भी निकाल लो, तो बीरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है डी प्राइम इंटू टी इंटू एफ ऑफ बी था क्या, डी प्राइम कितना है 17.5 है। थिकनेस कितना दिया आपको, अब देखो दो प्लेट है, जिस प्लेट की थिकनेस कम होगी हमेशा आपने वो उठाना है फॉर्मूले में, तो 17.5 इंटू 6 कर लो। और परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेस कितना है पावर ड्रिवन रिविट्स के लिए वो 300 है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो तो मुझे बताओ किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, फटाक से सॉल्व करो, मुझे बताओ किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। शीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू बड़ी आ रही है, बीरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू बड़ी आ रही है। और कोशिश करना कि ये बाई ऑन करना है आपको पेपर में, कैलकुलेटर मत उठाने लग जाना, ठीक है। तो अभी भी आप कोशिश करो कि बाई ऑन करो चीजों को। तो ये कितना हो गया 6 3 18, 18 कितना हो गया 336, ये चेक करो कितना हो रहा है, जो 16 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये 31.5 किलो न्यूटन में वैल्यू मिल रही है, राइट। और ये कितना आ रहा है ये चेक कर लो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 हुआ क्या, पीपी वैल्यू इज लेस, कोई दिक्कत नहीं है, पीपी वैल्यू कम आ रहा है, पीपी वैल्यू इज लेस, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मैं भी एक बार इसको चेक कर लेता हूँ बच्चे, क्रॉस चेक कर लेता हूँ वैल्यूज को। बच्चे शीयरिंग की वैल्यू कम आ रही है, ये 24 समथिंग आ रहा है, पीपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है और शीयरिंग की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, शीयरिंग की वैल्यू कम आ रही है। तो यहाँ पे जो रिविट वैल्यू होगा वो कम ही उठाना है आपने, तो 80 को 24 से भाग कर लो, तो 24 दिन कितना हो गया बता 3.33 समथिंग आएगा ये, तो आंसर हो गया फिर यहाँ पे 4, आंसर हो जाएगा 4 बच्चे, ये ध्यान रखो, आंसर हो गया 4। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, आपने शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट लिखा, हाउ टू राइट, आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू π/4 इंटू डी प्राइम के स्क्वायर इंटू परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन रिविट, और यहाँ पे बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट में लिख लो डी प्राइम इंटू टी इंटू एफ ऑफ बी, डी प्राइम आपको नॉमिनल डायमीटर गिवन है 16 mm, जो 25 mm से कम है तो 17.5 mm हो जाएगा। और यहाँ पे थिकनेस दो प्लेट गिवन है, एक 6 mm की एक 8 mm की, जिसकी थिकनेस बच्चे कम है आपने वो प्लेट उठानी है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर। ये जो टी है फॉर्मूले में थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट है, इसको आप 300 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। समझ रहे बात को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टिल किसी बच्चे को डाउट है जो बिल्कुल नया है, ठीक है, तो वो कमेंट कर सकते हैं कि सर वी आर टोटली न्यू टू द स्टील स्ट्रक्चर। लेकिन अगर बच्चे आपको एई बनना है, पंजाब में एसडीओ लगना है, आपको पीपीएससी आपको निकालना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी पेपर निकलेगा, फाइन। और बच्चे कहीं को डाउट है तो हम यहाँ बैठे हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं होगी बच्चे जो स्टील स्ट्रक्चर में आपकी समझ में नहीं आएगी, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, दैट आई कैन एश्योर यू कि स्टील स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, दैट एश्योरिटी आई कैन गिव यू। अब बच्चे पढ़ना आपका काम होगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, दैट आई विल टेल यू, फाइन, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट, सॉरी ये क्वेश्चन 6 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द ग्रॉस एरिया ऑफ रिविट इज टेकन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिविट होल, क्या जो रिविट का ग्रॉस एरिया है वो रिविट होल का क्रॉस सेक्शन एरिया उठाया जाता है क्या, ये जो रिविट होल है बच्चे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, तो अगर मैं इसको बोल दूं डी प्राइम, तो ये π/4 इंटू डी प्राइम का जो स्क्वायर होता था बच्चे, इसी के बिहाफ के ऊपर तो आप एरिया निकालते हो, तो ये तो सही है कि जो ग्रॉस एरिया ऑफ रिविट होगा इज टेकन एज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रिविट होल, दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंडली क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रिविट should not be less than the 2.5 times of the gross diameter of rivet, जो बच्चे जल्दबाजी में स्टेटमेंट को पढ़ेंगे उसको सही बोलेंगे, और जो बच्चे थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे स्टेटमेंट को काम होके बिल्कुल शांत दिमाग से बोलेंगे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बच्चे जो मिनिमम पिच होता है ना वो तो 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर होता है, वो ग्रॉस डायमीटर नहीं होता। और यहाँ पे क्या लिखा है इसने ग्रॉस, अगर ये ग्रॉस की जगह यहाँ पे नॉमिनल लिख रहा होता बच्चे तो ये आंसर सही था, तो ये स्टेटमेंट भी सही थी, देन दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। तो यहाँ पे चेंज कर सकता है बिकॉज ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वो चेंज कर सकता है, जो यूजुअली जो स्टेट पीएससी लेवल्स होते हैं जो चेंज करते हैं, तो लिखेगा वो यहाँ पे टाइम्स था दिस नॉमिनल डायमीटर। अब जिन बच्चों ने पूरा ईएससी रट लिया उनके एमसीक्यू वो भी गलत करके आएंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर यहाँ पे ग्रॉस होगा बच्चे तो उस केस में हमारा आंसर ये बन जाएगा 1 2 3, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है कि इन नो केस
किसी भी हालात में इन नो केस shall fewer than 2 bolts or rivets be used for attaching the lug angle to the gusset plate। बच्चे लग एंगल और गसट प्लेट, जैसे मान लो एक गसट प्लेट है, तो ये हम देखेंगे जब चीजों को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक लग एंगल भी जोड़ता हूँ। लग एंगल एक शॉर्ट पीस ऑफ एंगल होता है। ये अगर लग एंगल है, ये कुछ ऐसा होगा इधर, अंडरस्टैंड करना। तो लग एंगल के ऊपर ये लग एंगल है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपको 3D में दिखाने की। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ट्राई। ऑल्दो आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, बट लेट मी ट्राई, आई कैन ट्राई। ये गसट प्लेट है, ये गसट प्लेट के साथ एक एंगल कनेक्टेड है, और ये इसके साथ यहाँ पे I don't know why what this thing is happening here। अब देखो ये कलर अपनी मर्जी से ही चल रहा है, कभी ये ब्लैक आ रहा है, कभी ये रेड आ रहा है, थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग। तो ये मेन एंगल सेक्शन है जो कनेक्टेड है यहाँ पे गसट प्लेट के साथ, और ये एंगल कुछ ऐसे जा रहा है इधर से, अंडरस्टैंड करना। और ये मान लो जो ब्लैक से मैंने हैच कर दिया, अब ग्रीन कलर चल रहा है, ये जो ग्रीन से हैच कर दिया, मिक्स कर दिया, जो ये मेरा लग एंगल है, अंडरस्टैंड करो ऐसे कुछ। तो बच्चे ये जो लग एंगल यहाँ पे इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, जिसे मैं बोल रहा हूँ गसट प्लेट। ये वाली जो प्लेट है ये गसट प्लेट है, राइट। दिस प्लेट इज द गसट प्लेट, और ये कुछ ऐसे जा रहा है, राइट। तो बच्चे यहाँ पे जो मेरे बोल्ट्स लगते हैं, जो रिविट्स लगते हैं, वो स्टिच बोल्ट होते हैं या स्टिच रिविट्स होती हैं। और यहाँ पे कम से कम आपका ये जो लग एंगल है ना, दिस इज लग एंगल। तो लग एंगल बेसिकली लेंथ ऑफ कनेक्शन को भी रिड्यूस करता है। तो एटलीस्ट 2 रिविट या 2 बोल्ट होने चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 2। ये मेन एंगल सेक्शन, दिस इज मेन एंगल सेक्शन, मेन एंगल सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या है देखो जरा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही था मेरा कि जो ग्रॉस एरिया होता है रिविट का, वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिविट होल को ही बोला जाता है, दैट इज ट्रू। द डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब जो पिच है वो यहाँ पे 2.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट होता है, जो कि गलत है। ये 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर होता है, ग्रॉस नहीं होता, राइट। और इन नो केस शेल फ्यूअर देन 2 बोल्ट्स, किसी भी हालात में 2 बोल्ट या 2 रिविट से आप यहाँ पे कम रिविट या बोल्ट से लगे एंगल को कनेक्ट नहीं करोगे, एटलीस्ट इतने होने चाहिए। तो मेरा जो स्टेटमेंट सही है बच्चे 103 या 103 किस में आ रहा है, बी वाला। समझिए बात को, जो मेरा आंसर है वो आ रहा है बच्चे यहाँ पे ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये लो जरा, अब ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल रिविट इन द ज्वाइंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इस ज्वाइंट के अंदर आपका जो सबसे क्रिटिकली स्ट्रेस रिविट है वो कौन सा है, क्वेश्चन ये है। विच वन इज द विच वन इज द मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस रिविट। तो मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले, सवाल के ऊपर चलने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डाटा यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा आपका प्रकाश में वहां पे भी डालना चाहूंगा। देखो जरा, अच्छा बच्चे यहाँ पे ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, अगेन यू हैव टू बाय हार्ट दिस वैल्यूज, रटी हुई होनी चाहिए टिप्स के ऊपर। मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन WSM में कितना है, स्पैन अपॉन 325 है, और ये मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है कितना है, स्पैन अपॉन 325। अगर ये मैं LSM में बोलता हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि जिन मेंबर्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बच्चे, उनमें क्रैकिंग आ रहा है डिफ्लेक्शन के कारण या क्रैकिंग नहीं आ रहा है, दे आर सब्जेक्टेड टू क्रैकिंग और नॉट। If they are subjected to cracking, the permissible deflection is बच्चे span upon 360। ये देखो लिखा है यहाँ पे, maximum permissible deflection
when supported elements are susceptible to the cracking span upon 360 and maximum permissible deflection when the supported elements are not subjected to cracking this is span upon 300. अब क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और उसी के रिस्पेक्ट में आंसर फ्रेम करना है। न्यूमेरिकल आता है बच्चे इसके ऊपर, ये सीधा न्यूमेरिकल है कोडल प्रोविजन के ऊपर। फाइन, और ये कुछ आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, देखो ये चेन रिफ्टिंग का अरेंजमेंट है, ये डायमंड रिफ्टिंग का अरेंजमेंट है, और ये स्टैगर्ड रिफ्टिंग का अरेंजमेंट। स्टैगर्ड बोलने मतलब क्या है कि इस तरह से चेक करना जरा, स्टैगर्ड बोलने मतलब क्या है बच्चे, अगर आप इस कनेक्शन को देखोगे, अगर ये एक रिविट होल इधर है, राइट, ये देखो ये कुछ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बोले मतलब क्या है कि अगर मेरा ये एक रो ऑफ रिविट है ना बच्चे, तो जो नेक्स्ट रो ऑफ रिविट होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिविट होगी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिविट होगी, तो ये कुछ ऐसे चलेगा। दिस इज काइंड ऑफ द जिगजैग या स्टैगर्ड। आर यू गेटिंग राइट? इज इट ओके? सो आई थिंक दिस इज ओके। नाउ दिस इज द एक्सेंट्रिक कनेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एई पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेंट्रिक कनेक्शन। अब देखो एक्सेंट्रिक कनेक्शन क्या मतलब बच्चे, ये मेरे पास एक आई सेक्शन है जिसके साथ मैंने एक ब्रैकेट जोड़ा हुआ है, राइट, और यहाँ पे लोड लग रहा है, ये मेरा लोड लग रहा है पी, तो ये जो मेरा रिविट है बच्चे, ये इसका सीजी है, दिस इज सीजी ऑफ द रिविट ग्रुप, सीजी ऑफ रिविट ग्रुप। तो बच्चे जब लोड सीजी ऑफ रिविट ग्रुप से न लग के किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास करता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी ई, तो ये जो कनेक्शन है दिस इज एक्सेंट्रिकली लोडेड कनेक्शन, राइट। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे उस रिविट को ढूंढना है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, मतलब कौन सी रिविट है दैट इज मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस्ड। अगर बच्चे वो रिविट सेफ है तो बाकी जो रिविट्स होंगे वो सेफ ही रहेंगे, समझ रहे बात को? तो मैं वो रिविट यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ जिस रिविट के ऊपर सबसे कम मेरा फोर्स होगा, राइट। इज इट ओके? अब देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको इस फिगर को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताऊं, तो बच्चे रियलिटी में ये चीज कुछ ऐसी है, ये जो चीज है रियलिटी में कुछ ऐसी है, यहाँ पे ये मेरा कोई आई सेक्शन है, मान लो सिर्फ समझने के लिए, ये कुछ ऐसे आई सेक्शन, और बच्चे इसके साथ यहाँ पे ना एक ब्रैकेट लगी हुई है, दिस इज ब्रैकेट हेयर। थोड़ा मैनेज करना ड्राइंग के साथ, एज आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग। ये ब्रैकेट लगी हुई इसके साथ, राइट, इज इट ओके? नो, this here is still not looking good, so I think this is now okay, right। ये इसके साथ एक ब्रैकेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे मेरा ये रिविट गिवन है, फाइन, और हो सकता है देखो ब्रैकेट इस तरह भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी, और ये आपस में कनेक्टेड है यहाँ पे एक बीम के साथ, और यहाँ पे कोई लोड लग रहा है। तो इन शॉर्ट में ये लोड यहाँ पे ही शो कर दे रहा हूँ, आधा लोड इस तरफ होगा, आधा लोड, मान लो पी लोड लग रहा है, तो ये अगर मेरा सीजी है रिविट ग्रुप का, ये वाला दिस इज सीजी ऑफ द रिविट ग्रुप, सीजी ऑफ रिविट ग्रुप। हाउ टू कैलकुलेट दैट आई विल टेल यू, और इवन मोस्टली हमें गिवन नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर, हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये सीजी ऑफ रिविट ग्रुप से जो लोड का डिस्टेंस है बच्चे वो एक्सेंट्रिसिटी है, ये ब्रैकेट टाइप कनेक्शन हमें गिवन है। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं तो एक्सेंट्रिक कनेक्शन से आपका वो सवाल है, क्वेश्चन है। और जब इस रिविट, अगर जब मैं बात करूं इस फोर्स की, जब ये फोर्स इस प्लेट के ऊपर लग रहा है जिसको मैं ब्रैकेट बोल रहा हूँ, दिस इज ब्रैकेट बेसिकली। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो बच्चे रिविट्स है ना, ये जो बेसिकली प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है, इस प्लेट की मूवमेंट होगी, यहाँ पे रोटेशन होगी, जिसके कारण ये जो आपकी रिविट्स होंगी ये सारी की सारी यहाँ पे टॉर्शन को सब्जेक्ट करेंगे। इसमें अंदर क्या होगा, बेसिकली ट्विस्टिंग जनरेट होगा, तो ट्विस्टिंग होगा तो बच्चे टॉर्शन भी आएगा, टॉर्शन शियर स्ट्रेसेस आते हैं,
फाइन। अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे इस तरह के केस को सॉल्व करना है। यही पिक्चर यहाँ पे फ्रेम किए गए बच्चे। तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, ये जो आपका एक्सेंट्रिक लोड है बच्चे, इसको कंसेंट्रिक लोड बनाओ। ये पी फोर्स उठाया आपने और यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस किया, पी मैग्नीट्यूड का फोर्स अपनी मर्जी से तुम प्लेस किया, रिलेटिव में लोड यहाँ नहीं था, तो आप उतना ही फोर्स बच्चे नीचे से अप्लाई कर दोगे, उतना ही लोड आप नीचे से अप्लाई कर दोगे पी मैग्नीट्यूड का, सो दैट नेट इफेक्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब फिलहाल तुम इस फोर्स को हाइड कर लो, ये हाइड कर लिया, तो एक फोर्स ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बच्चे, जो रियलिटी में दिया हुआ था, राइट, ये वाला। और दूसरा आपने ये कंसीडर किया, तो ये फोर्सेस क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो कपल क्रिएट कर रहे हैं, क्या मैग्नीट्यूड है पी, और कितना हो जाएगा पी इंटू ई का, और डायरेक्शन क्या हो गया इसको क्लॉकवाइज हो गया, ये चेक करो, ये क्लॉकवाइज है क्या डायरेक्शन, और एम लिखा हुआ है, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चे, जो एम है ये पी इंटू ई है, ये कपल ग्रेड हो गया। और यहाँ पे आपका एक डायरेक्ट लोड एच डी बचेगा, क्योंकि आपने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया बच्चे यहाँ से, और एक डायरेक्ट लोड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जब भी एक्सेंट्रिक लोडिंग गिवन होगी, जब भी हमें एक्सेंट्रिक लोडिंग गिवन होगी, उसको बच्चे आप एक कंसेंट्रिक लोड में कन्वर्ट करो, और उसके साथ आपको एक कपल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल ये मैग्नीट्यूड आ रहा है पी इंटू ई का, राइट। अब बस हमें एनालिसिस करनी है बच्चे। तो जितने भी यहाँ पे आपके ये बोल्ट्स लगे हुए बच्चे, ये वाले जो बोल्ट्स लगे हैं, और आई थिंक मुझे इसका फिगर सेपरेटली ड्रॉ करना है, क्योंकि अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो जस्ट होल्ड डाउन, लेट मी टेक टू यू हेयर। तो बच्चे ये फिगर है बेसिकली, अब मैं आपको खाली साइड से दिखा रहा हूँ, ये फ्लेंज है आई सेक्शन का, ओके, और इसके साथ ये ब्रैकेट कनेक्टेड है, थोड़ा गौर करना, इस फ्लेंज के साथ ये ब्रैकेट कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे मेरा फोर्स गिवन था, आई थिंक ये थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, ये फोर्स गिवन है, ये मान लो रिवर्स है, तो बच्चे ये डिस्टेंस हमारा कहलाता है पिच, ये वाला जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये हमारा कहलाएगा गेज डिस्टेंस, कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आप चेक करो, तो जो फोर्स के डायरेक्शन के पैरेलल होगा डिस्टेंस, उसे आप पिच बोलोगे, और जो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसे आप गेज बोलोगे। तो पहली चीज तो ये आपका सीजी हो जाएगा रिविट ग्रुप का, दिस विल बी द सीजी ऑफ द रिविट ग्रुप, दिस विल बी सीजी ऑफ रिविट ग्रुप। अच्छा, ये कैसे फ्रेम करोगे बच्चे सीजी को, तो अगर ये जी है, गेज डिस्टेंस है, तो इसका आधा होगा क्या, ये जी बाई टू, ये भी आधा होगा, अगर ये पिच है तो ये पिच का आधा हो गया क्या, पी बाई टू, तो मेरे ख्याल से समझ गए, ये जी बाई टू, ये पी बाई टू फ्रेम कर लोगे। अगर ये 100 होगा तो ये 50 हो गया क्या, और अगर मान लो 120 है तो 60 हो गया क्या, इज इट ओके। अब मेरा मान लो ये जो रिविट है वो ए है, ये रिविट बी है, ये रिविट सी है, ये रिविट डी है, ये ध्यान रखना, ये रिविट मेरे पास है ए बी सी डी, आर यू गेटिंग। अब मुझे क्या करना है बच्चे, ये जो एक्सेंट्रिक लोड है, जिसको मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक डायरेक्ट लोड में कन्वर्ट कर दिया, जो यहाँ पे लग रहा है, और इसके साथ मैंने एक कपल अप्लाई कर दिया, जो कुछ ऐसा लग रहा है, आर यू गेटिंग। कपल का जो आपने मैग्नीट्यूड बोला वो P इंटू ई है, और डायरेक्ट लोड का जो आपने मैग्नीट्यूड बोला वो P है, समझ बात को। अब इसको हम हटा देंगे इधर से, नाउ वी विल रब दिस वन। अब मुझे यही फिगर यहाँ पे कंसीडर करना है, और इसके रिस्पेक्ट में मुझे ये चेक करना है कि ए बी सी डी कौन सी ऐसी रिविट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका फोर्स आएगा, क्योंकि अगर वो फोर्स की वैल्यू बच्चे अगर रिविट वैल्यू से ज्यादा होगी, जो रिविट के ऊपर लोड आएगा, जितना रिविट सेफली लोड बियर कर सकते हैं उससे ज्यादा होगा, तो रिविट का फेलियर देखने को मिलेगा, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चे, अब मैं ये फिगर आपको ड्रॉ करके फिर से दिखा रहा हूं। तो ये था मेरा फ्लेंज, ध्यान सुना, ये था फ्लेंज,
राइट, थोड़ा टिल्टेड हो रहा है ये, जस्ट होल्ड डाउन। ये फ्लैंज था बच्चे, और ये था मेरा ब्रैकेट जो कनेक्टेड था। मैं फिलहाल यहाँ पे 4 ही रिविट होल शो कर रहा हूँ। ये सीजी था रिविट ग्रुप का, ये लोड लग रहा था यहाँ पे पी मैग्नीट्यूड का, और इसके साथ में ये कपल भी लग रहा था, ये पी इंटू ई का, कपल पी इंटू है और लोड मेरा पी है। तो बच्चे ये रेडियल डिस्टेंस आप मुझे बता सकते हो कितना होगा ये वाला? ये मान लो अगर रिविट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये रेडियल डिस्टेंस मुझे बता सकते हो? ये रिविट बी का कितना होगा, रिविट ए का कितना होगा, रिविट सी का कितना होगा, और रिविट डी का कितना होगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल द रेडियल डिस्टेंस? अब एक चीज तुम मुझे बताओ, बताना जरा बच्चे, ये डिस्टेंस कितना है ये वाला डॉटेड वाला? ये पिच का आधा है क्या? इज इट पी बाई टू? ये गिवन होगा, जैसे अगर आपको 120 mm गिवन है बच्चे तो 60 हो गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये गेज का आधा हो गया, अगर गेज 100 है तो ये 50 mm हो गया क्या ये? तो बच्चे ये वाला डिस्टेंस जो है, जो ब्लैक से मैं डार्क करता हूँ, ये जी बाई टू है, और ये जो मैं ब्लू से डार्क करता हूँ ये पी बाई टू है। अंडरस्टैंड है? अब एक चीज देखो, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया क्या? तो ये कुछ फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है, अंडरस्टैंड करना। ये यहाँ पे सीजी है रिविट ग्रुप का, और ये मेरा रिविट का सेंटर होल है यहाँ पे बी, और ये डिस्टेंस को आपने जी बाई टू बोला है, गेज का हाफ है, और ये पी बाई टू बोला है, समझ रहे बात को? तो अगर ये मान लो 50 mm से एग्जाम्पल, और ये 60 mm है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो क्या? तो ये 50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या? आर यू गेटिंग? तो हाउ टू कैलकुलेट दिस रेडियल डिस्टेंस आर ए, आर बी, आर सी, आर डी? और गौर करना, जो यहाँ पे आर ए की वैल्यू आएगी वही आर बी की भी वैल्यू होगी, क्योंकि जितना ये है उतना यहाँ पे है, और जितना ये आपका पी बाई टू है उतना ये भी पी बाई टू है। सिमिलर ये भी आपका पी बाई टू है और ये जी बाई टू है, ये भी आपका पी बाई टू है और ये जी बाई टू है, तो सारी वैल्यू सेम आएगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर डी, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाफ ऑफ पिच का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ गेज डिस्टेंस का स्क्वायर? इज इट ओके? निकाल लोगे क्या? आपको निकालना पड़ेगा पेपर के अंदर, ऐसा सवाल आ रहा है तो लास्ट में ट्राई करना, समझ बात को? अब बच्चे इतना अगर आपने कर लिया, आपने डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस आपने यहाँ पे मार्क कर लिए, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये फिगर द्वारा फ्रेम कर रहा हूँ। ये हमारा सीजी ऑफ रिविट ग्रुप है, इस रिविट को हमने ए बोला, इसको हमने बी बोला, इसको हमने सी बोला, इसको हमने डी बोला। तो बच्चे ये रेडियल डिस्टेंस है आर बी का। तो पहली चीज तो ये जो मेरा डायरेक्ट लोड लग रहा है यहाँ पे बच्चे पी वर्टिकल डाउनवर्ड, इसके कारण एक शेयर फोर्स आएगा जो ये रिविट्स को शेयर करने की कोशिश करेगा, और ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे F1, गौर करना। और ये जो कपल लग रहा था बच्चे, P इंटू ई मैग्नीट्यूड का जो कपल था, जो ट्विस्टिंग मोमेंट है बेसिकली, इज द TM, TM इज द ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक शेयर फोर्स और डेवलप होगा जिसको मैं F2 बोल रहा हूँ। और गौर करना, ये जो F2 है ये इस RB के परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो बात को? ये जो F2 है बच्चे, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो रेडियल डिस्टेंस जो भी है, चाहे वो रिविट ए का है, चाहे रिविट बी का है, चाहे रिविट सी का है, चाहे रिविट डी का है, उसके वो परपेंडिकुलर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नो? ये बच्चे रिविट है, रिविट ए, रिविट बी, रिविट सी, रिविट डी, और ये सीजी है रिविट ग्रुप का। तो मैंने बोला कि जो रेडियल डिस्टेंस इस रिविट ए का होगा आर ए, क्या वही रेडियल डिस्टेंस इस रिविट बी का भी है? सेम। क्या वही रेडियल डिस्टेंस रिविट सी का भी है? सेम। क्या वही रेडियल डिस्टेंस रिविट डी का भी है? सेम। आर यू गेटिंग?
अब मैंने ये बोला कि जो डायरेक्ट लोड लग रहा है बच्चे उसके कारण एक डायरेक्ट शियर फोर्स आएगा और वो हमेशा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। इसको मैं F1 बोल देता हूँ, तो सभी रिविट में मिलेगा आपको ये F1 F1 F1, ये ध्यान रखना। और इस F1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? ये जो F1 होगा ये होगा टोटल जो भी आपको लोड गिवन है, जैसे P है, इसको आप नंबर ऑफ रिविट से भाग कर लो। समझ रहे हो बात को? टोटल लोड जो भी होगा उसको नंबर ऑफ रिविट से भाग कर लो। तो यहाँ पे भी ये P/N है, सेम है बच्चे, ये वैल्यू ये चेंज नहीं होगी, ये P/N है। जैसे 4 आपके पास रिविट है, जो भी टोटल लोड गिवन होगा उसको 4 से भाग कर लो आप, ईच रिविट के ऊपर बच्चे वो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सेकंड में बच्चे देखो क्या बोल रहा हूँ कि ये आपके पास जो कपल लग रहा था उसके कारण एक शेयर स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा और उसे मैं फोर्स में कन्वर्ट करता हूँ, उसको मैंने F2 बोल दिया। और गौर करना, ये जो आपका F2 और रेडियल डिस्टेंस है ना, ये एंगल है 90 डिग्री का, इस 90 डिग्री, और F1 और F2 के बीच में एंगल है थीटा। ये हमने मान लिया कि जो F1 और F2 इनके बीच में एंगल थीटा है। और बच्चे ये एंगल थीटा होगा तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? इज इट ओके? अगर F1 और F2 के बीच में अगर आपने एंगल थीटा मान लिया तो क्या ये भी थीटा होगा? F2 किसके कारण है? F2 इज ड्यू टू दिस कपल P इंटू E, और ये शेयर स्ट्रेस को मैंने शेयर फोर्स में कन्वर्ट किया। कैसे किया दैट आई विल टेल यू। फाइन, व्हाट आई एम सेइंग, ये रिविट है, ये इसका रेडियल डिस्टेंस है R मान लो, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो मेरा F2 फोर्स है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, अंडरस्टैंड करना। और F1 कैसा है? F1 आपका वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाला डिस्टेंस क्या था? ये वाला, ये G/2 है क्या? और ये परपेंडिकुलर है इसके साथ। और ये वाला कितना है? ये P/2 है क्या? अच्छा, अगर तुम F1 और F2 के बीच में एंगल अगर थीटा फ्रेम करते हो, कलर चेंज कर रहा हूँ, अगर तुम F1 और F2 के बीच में अगर एंगल थीटा फ्रेम करते हो, ये वाला एंगल, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये थीटा है और F2 और R के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया क्या? और अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल सम तो 180 होता है, इसको तो थीटा होना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अगर ये थीटा एंगल है, तुम यहाँ पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ये एक पॉइंट है बच्चे और इस पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो एक तो फोर्स लगा आपका F1, कैसे लिखोगे? P/N। अच्छा, F2 कैसे लिखना है बच्चे? तो यहाँ पे ना आप टॉर्शन फॉर्मूला यूज करोगे। टॉर्शन इक्वेशन क्या होती है? τ/r इक्वल टू T/J इक्वल टू G θ/L होती है क्या? क्योंकि यही मेरा टॉर्शन इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो रिविट्स हैं वो ट्विस्ट कर रहे हैं, जो कपल है बच्चे वो ट्विस्टिंग मोमेंट है रियलिटी में, और ये टी ही यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट है। ये टी क्या है? ये तो होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, इसलिए ट्विस्टिंग मोमेंट। तो क्या मैं शियर स्ट्रेस लिख सकता हूँ यहाँ पे कि दिस ट्विस्टिंग मोमेंट अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू रेडियल डिस्टेंस ऑफ रिविट फ्रॉम द सीजी ऑफ रिविट ग्रुप। तो बच्चे ये जो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, इसको लिखने का एक फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ R स्क्वायर इनटू एरिया। इज इट ओके? और ये बच्चे क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे इसको रिप्लेस करना चाहे, ये तो शियर स्ट्रेस है। जब आप शियर फोर्स लिखोगे, जिसको मैं F2 बोल रहा हूँ, तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया करोगे क्या? और जब आप शियर स्ट्रेस इनटू एरिया करोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो F2 का जो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे, वो ट्विस्टिंग मोमेंट है P इंटू E अपॉन समेशन ऑफ R स्क्वायर, और नीचे एरिया J की जगह बच्चे ये लिख दो आप, राइट। और R तो है यहाँ पे, ये तो शियर स्ट्रेस होगा जब आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे। और मैं लेके चलूंगी सभी रिविट का जो डायमीटर है वो सेम है, तो इससे एरिया भी सेम होगा, ए से ए कट जाएगा, तो फाइनली ये फॉर्मूला मिलेगा P इंटू ई अपॉन समेशन ऑफ R स्क्वायर इंटू R। P इंटू ई आपको पता है कपल है, R रेडियल डिस्टेंस होगा इंडिविजुअल रिविट्स का, जिस भी रिविट की आप बात कर रहे हो, और समेशन ऑफ R स्क्वायर क्या होगा बच्चे? तो फिलहाल के लिए जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 रिविट्स थी, आई हैव द 4 रिविट्स, दिस RA RB RC RD, सभी का रेडियल डिस्टेंस आप ऐड कर लो। अगर सभी का रेडियल डिस्टेंस सेम है बच्चे, तो एक रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर आप निकालो, चाहे RA का चाहे RB का, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। समझ रहे हो? और इसी वे के ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली वहां पे जो मैं आपको चीजें शो कर रहा था बच्चे। अब ये देखो, अब इस फिगर को ध्यान से देखो बच्चे, और इस फिगर में जो आपको डायरेक्ट लोड के कारण जो फोर्स आ रहा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड दिया। देखो एफ डी आई हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, एफ डी आई, और इसकी वैल्यू कैसे आप लिखोगे? जिसको मैंने F1 बोला है अपनी कैलकुलेशन में, विच इज इक्वल टू टोटल लोड अपॉन नंबर ऑफ रिविट्स। इज इट ओके? देखो स्पेशल केस मैं ये लेके चल रहा हूँ कि व्हेन ऑल द रिविट्स आर ऑफ द सेम डायमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही गिवन होता है,
जो रिविट्स होती हैं सभी का डायमीटर आपको सेम गिवन होता है। तो ये जो आपने डायरेक्ट फोर्स लिखना है यहाँ पे, जो शियर फोर्स है वो P/N हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अदरवाइज अगर एरिया यहाँ पे डिफर करेगा, मतलब रिविट का डायमीटर अलग अलग होगा, तो एरिया भी बच्चे यहाँ पे अलग अलग होगा। और F2 देखो बच्चे कैसे लिखा है, F2 यहाँ पे लिखा है P/(समेशन ऑफ R²) P इंटू ई होगा। ये थोड़ा मैं इसको सही करता हूँ। ये जो आपका फोर्स आ रहा है जो ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण है, राइट, विच इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू आर अपॉन समेशन ऑफ R², ये लिखा हुआ है बच्चे रियलिटी में। और रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं आप, हाउ विल यू राइट द रिजल्टेंट, मुझे बताओ जरा। तो बच्चे रिजल्टेंट हम जब भी निकालते हैं, अब तुम खुद बताओ, इतना मेरे ख्याल से बेसिक तो क्लियर होगा सभी को। अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस मेरे लाई कर रहे हैं, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है F1, एक फोर्स मेरा यहाँ पे F2 है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, और मैंने आपको बता दिया थीटा आपने किस तरह से फ्रेम करना है। तो बच्चे यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये मान लो अगर मेरा रिजल्टेंट फोर्स है FR, तो कैसे निकलता है ये, इज इट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये रिजल्टेंट निकालने के लिए अपना फॉर्मूला यूज कर लूंगा। अब बच्चे मुझे cos थीटा की वैल्यू लिखनी है। अब cos थीटा कितना होता है, cos थीटा, अब गौर करना, मैंने आपको बताया था कि ये रेडियल डिस्टेंस होगा रिविट बी का अगर है, और ये थीटा है, तो ये पिच का आधा था और ये गेज का आधा था। तो cos थीटा कितना हो गया, सीधा निकालो। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है क्या, G/2 अपॉन RB होगा। RB आपने निकाला होगा, G/2 गिवन होगा, पुट करो यहाँ पे, F1 आपने निकाले, F2 आपने निकाले, तो आपने रिजल्टेंट फोर्स निकाले बच्चे। अगर रिविट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है लोडिंग के कारण बच्चे, अगर ये रिविट वैल्यू से बड़ा है ना, तो रिविट आपकी फेल हो जाएगी। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स रिविट वैल्यू से कम है, बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो रिविट होगा बच्चे वो सेफ रहेगा, वो फेल नहीं होगा, राइट। तो ये सारी फॉर्मेशन बच्चे यहाँ पे फ्रेम करी गई है कि देखो मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेस रिविट कौन सा होता है, किस रिविट के ऊपर सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेस आएगा, मतलब किस रिविट के फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आंसर बच्चे, जिस रिविट के लिए आपका रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, द रिविट फॉर विच रेडियल डिस्टेंस इज मैक्सिमम, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ऐसा रिविट जिसके लिए रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और cos थीटा की वैल्यू आपकी मिनिमम होगी, थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, नॉट cos थीटा। क्योंकि बच्चे जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ना बच्चे, चेक करना, ये आ रहा है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, जो फॉर्मूला था, प्लस 2 टाइम F1 F2 कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यही था ना, ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो थोड़ा बेसिक जरूर देखें बच्चे, अदरवाइज एसडीओ नहीं बन पाओगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फाइन। तो मोस्ट क्रिटिकल रिविट इज वन फॉर विच थीटा इज मिनिमम। थीटा क्यों मिनिमम, क्योंकि बच्चे अगर मैं cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जाता हूं, जब मैं थीटा यहाँ पे 0 डिग्री पुट करता हूं, तो ये +1 आता है, जो cos की मैक्सिमम वैल्यू हो, क्या cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 है क्या, तो इसलिए थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा अगर cos थीटा को मैक्सिमम होना है। और F1 F2, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम है, क्योंकि ये जो बच्चे आपका F2 निकलता है, ये निकला था P इंटू ई अपॉन समेशन ऑफ R² इंटू आर, ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जिस रिविट के लिए रेडियल डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका F2 भी बड़ा निकल के आएगा। अगर F2 बड़ा होगा बच्चे, अगेन रिजल्टेंट फोर्स आपका बड़ा होगा, तो वो रिविट क्रिटिकल स्ट्रेस होगी जिस रिविट के लिए आपका ये रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक था जो मैंने आपको अभी बताया। अब बच्चे मैं क्वेश्चन के ऊपर आपको अगेन लेके चल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो आप, अब इस क्वेश्चन में देखो दिक्कत क्या है, इस सवाल के अंदर ये प्रॉब्लम है, ऑल्दो इसने डाटा देके रखा है, ये जो आपका गेज है वो 80 mm है डिस्टेंस, और देखो ओवरऑल दिया इसमें 300 mm, ये यहाँ से अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ओवरऑल दिया इसमें 300 mm, तो ये 1 2 3 4, और यहाँ लिखा है कि 16 mm, ये लिखा हुआ है 16 mm 5 रिविट्स, मतलब नॉमिनल डायमीटर है, और एट द रेट 50 mm, मतलब ये आपको पिच का वैल्यू गिवन है, तो ये 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50, तो 4 50 आ रहा है 200, तो डेफिनेटली ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये भी 50 है, ये भी 50 है, समझ रहे बात को। अब यहाँ पे आपने कुछ ऐसा नहीं निकालना है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फोर्स गिवन था बच्चे वो प्योरली वर्टिकल लोड था, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल नहीं है, तुम खुद देखो जरा, यहाँ पे जो लोड है वो एक इंक्लाइन लोडिंग गिवन है, दिस इज इंक्लाइन लोड, इज इट ओके। ये कैसा फोर्स है, ये इंक्लाइंड फोर्स है। तो बच्चे ये जो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जिस रिविट के बहुत पास से निकलेगा वो रिविट आपकी क्रिटिकली स्ट्रेस्ड होगी। तो जब मैं इस लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करता हूं तो ये रिविट नंबर
लेट मी प्रॉपर्ली ड्रॉ इट। तो ये रिविट नंबर 3 से क्रॉस करता है मेरा बेसिकली। तो जो रिविट नंबर 3 है, निकालना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो रिविट नंबर 3 है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स होगा तो वो क्रिटिकल स्ट्रेस है। अगर रिविट नंबर 3 मेरा सेफ है तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन मेरा सेफ है। फिर इज इट ओके? सो आई विल गो विद द रिविट नंबर 3। इज इट ओके? तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बच्चे वो है मेरा ऑप्शन सी इज द आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो जरा। अब बोल रहे कि a bracket has been attached to a flange of a column as shown in figure। ये ब्रैकेट लगा, ये फ्लेंज है बच्चे, ये जो दिया हुआ है आपको, ये फ्लेंज दिया हुआ है एक कॉलम का। अब ये बच्चे आपका आई सेक्शन भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है, राइट? फाइन। देखो डिस्टेंस गिवन है, पिच आपको गिवन है ओवरऑल 80, तो 40 ये सीजी है। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, ये पूछ क्या रहा है, देखो जरा। अब एक चीज तुम देखो कि एक लोड पी आपको यहाँ पे दिया है और एक लोड पी आपको यहाँ पे दिया है, तो इस लोड को उठाओ यहाँ पे लगाओ पहले तो। ये जो आपको एक्सेंट्रिक लोड गिवन है इसको कंसेंट्रिक बनाओ और इसके साथ आपने एक कपल भी लगाना है पी इंटू ई का, और एक्सेंट्रिसिटी कितने 100 दिया हुआ क्या। इस लोड को भी उठाओ यहाँ पे लगाओ, अपनी मर्जी से लगा लो तो बच्चे आपको यहाँ पे कपल भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे कपल आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी आपका क्लॉकवाइज में लग रहा है, और ये भी कितना है पी इंटू 100 का। अब एक चीज बताओ, ये जो मेरा पी वर्टिकली डाउनवर्ड लगा, ये काले वाला, ये वाला, और ये पी वर्टिकल लगा, तो क्या यहाँ पे जो नेट इफेक्ट होगा, दैट इज जब मैं यहाँ पे बच्चे शेयर फोर्स लिखूंगा ड्यू टू डायरेक्ट लोड जो पी बाई एन होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये लोड टोटल लोड कितना हो जाएगा, एक पी डाउनवर्ड है एक पी अपवर्ड है, तो जीरो हो गया क्या, नेट इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया जीरो, तो F1 जीरो हो गया क्या, ये रहा ही नहीं। तुम खुद सोचो, एक पी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है एक पी फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा। ये खाली इस ब्रैकेट को एक तरह से कपल करवाने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू रोटेट दिस ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि P इंटू 200 ये कपल है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, और नीचे वाला P इंटू 200 भी क्लॉकवाइज में, दोनों ऐड कर लो सीधा सीधा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि F2 कितना होगा, तो बच्चे F2 होता है यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ R स्क्वायर इंटू R, सिंपल सी बात है। अब एक चीज बताओ, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, FR। रिजल्टेंट फोर्स होता है बच्चे कि F1 का स्क्वायर, F1 जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बच्चे देखो F1 जीरो होने के कारण ये टर्म जीरो और ये टर्म सारा सारा जीरो, और F2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट, तो ये F2 ही आएगा क्या, समझ रहे बात को, खाली आप F2 निकालो वही यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो यही मेरा रिजल्टेंट फोर्स भी है, समझ पा रहे हो बात को। अब ट्विस्टिंग मोमेंट कितना है, ट्विस्टिंग मोमेंट 2 इंटू पी इंटू 100 है क्या, और समेशन ऑफ आर्स के रेडियल डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ये मैंने मिटा दिया था। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ये कितना गिवन है, ये 40 है क्या, और ये कितना, ये 30 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 होता है, 25 का रूट 5, एक जीरो और चिपका दो बच्चे, 50 हो गया। ये जो रेडियल डिस्टेंस आ रहा है 50 है, तुम कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है जी। तो ये समेशन ऑफ, देखो रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा है, तो एक रेडियल डिस्टेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, सभी का सेम होगा, तो 4 टाइम 50 का स्क्वायर कर लो बच्चे, 50 इंटू 50 लिख दिया। और ऊपर रेडियल डिस्टेंस, मैं इस रिविट की अगर बात कर रहा हूँ तो ये 50, और इवन हर रिविट के लिए 50 है, 50 से 50 कट गया, 50 2 100 और 2 2 4, आंसर आ गया पी बच्चे, आंसर है इसका सी। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पे आ रहा है आपके पास पी, समझ रहे बात को। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। आप ये लेके चलो कि लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, फाइन। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा स्टार्टिंग में, आई डोंट नो कितने बच्चों को ये स्टील अभी जो हमने किया, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए और कुछ मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो बेसिक्स था वो पीडीएफ के थ्रू दिखाया आपको, ठीक है। अगर आप कुछ इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हो तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे फ्रेम्ड है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो और पूछ सकते हो डायरेक्टली, राइट। तो चलिए मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, कल मिलेंगे हम 6 बजे सेम टाइम पे योर मीडिया प्लेटफॉर्म पे। चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।